एक बेकार अनाथ लड़का जिसको पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि वो कमजोर था, लेकिन बाद में वही सबसे ताकतवर नाइट निकला जब उसने एक लड़की की जान बचाई। रेड एक शानदार नाइट था हीरो की पार्टी में और उसने दुनिया को डीमन लॉर्ड से बचाया था। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसी दुनिया को दिखाया जाता है जो बर्बादी के कगार पर खड़ी है। डीमन लॉर्ड को हमला किए 3 साल हो चुके हैं और अभी तक उसने आधी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। लेकिन हमारे दुनिया के एंशिएंट स्पिरिट्स ने ह्यूमैनिटी का साथ नहीं छोड़ा और महान हीरोज को हमारी रक्षा के लिए अब तक भेजते हुए आए हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का फ्री ट्रायल हो। उसके बाद हम एक बीस्ट को देखते हैं जो एक लड़की पर हमला करता है, लेकिन वो लड़की उसके अटैक को आराम से अपने छोटे से तलवार से रोक देती है। ये देखकर बीस्ट अंदर से शॉक हो जाता है कि भाई ये तो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था। देखते ही देखते वहाँ पर लड़की के साथी भी आ जाता है और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम रूती है जो उस दुनिया का एक हीरो है, लेकिन ये जितनी क्यूट दिखती है उतनी ही खतरनाक है। अब अगले सीन में हम एक जंगल में होते हैं जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर रेड को दिखाया जाता है जो रूती का बड़ा भाई है। रेड एक हार्बलिस्ट है जो जंगल से रेयर जड़ी बूटियां ऐसे कलेक्ट कर रहा है जैसे किसी मॉल पे सेल चल रहा हो। वो बताता है कि अभी वो जिस जगह रहता है वो दुनिया के आखिरी मोड़ पर है जो जंगल और पहाड़ों के बीच है, इसलिए यहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक सिर्फ वही इंसान पहुँच सकता है जिसका गूगल मैप भी गिव अप कर चुका हो, मगर उसके लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। उसके बाद रेड गिल में जाता है जहाँ वो अपने कलेक्ट किए हुए हर्ब्स बेचता है। गिल की रिसेप्शनिस्ट उसे पैसे देती है। तभी एक बंदा रेड को टॉन्ट मारते हुए कहता है, तुम बस हर्ब्स कलेक्ट करते रहो, कभी अपने डैगर का भी इस्तेमाल कर लिया करो। बेचारे डैगर बड़े बड़े कितना दुखी हो चुका है, उसका भी तो ख्याल कर लिया करो। रेड मुस्कुरा के कहता है, मेरा सपना है खुद का एक फार्मेसी खोलना, मुझे एडवेंचर पसंद नहीं, मुझे तो बस एक सिंपल लाइफ चाहिए। गिल से बाहर आके रेड सोचता है कि उसके पास इतने पैसा नहीं है कि वो अपना क्लिनिक खोल सके। तभी एक बच्चा फिन उसके पास आता है जो अपने डैड के लिए लंच ले जा रहा होता है। फिन रेड से कहता है, तुम बहुत अच्छे हो, मैं बड़ा होकर आर्किटेक्ट बनूंगा और तुम्हारे लिए एक क्लिनिक बनाऊंगा। रेड मुस्कुरा के कहता है, अरे वाह, तुम्हारा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट दिख रहा है। जिसके बाद वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। अब रेड हमें बताता है कि हर जिंदा चीज के पास एक एंशिएंट ब्लेसिंग होती है जो उन्हें स्पेशल पावर्स देती है जिन्हें स्किल्स कहते हैं। वॉरियर्स के पास कॉम्बैट स्किल्स होती है और मेजेस मैजिक यूज कर सकते हैं, लेकिन रेड के पास सिर्फ हीलिंग मैजिक है जो कोई भी सीख सकता है। रात को रेड अपने घर में होता है, उसके बेड के बगल में एक पेंटिंग लगी हुई है जो नॉस्टैल्जिया का सुनामी ले आता है। वो याद करता है जब पास में वो एक गैदरिंग में अपने साथी एरेस से मिला था जो एक मैजिशियन था। एरेस ने उससे कहा था, तुम हमारे सच्चे साथी नहीं हो, तुम्हारे पास सिर्फ हीलिंग स्किल है जो हमारे किसी काम की नहीं है, तुम लड़ाई के दौरान कुछ नहीं कर सकते। असल में रेड उनके टीम का सबसे टैलेंटेड एडवाइजर था जिसके ऊपर सभी लोग डिपेंडेंट थे और ये बात एरेस को पसंद नहीं आती, इसलिए उसने रेड से कहा कि वो अपनी लीजेंडरी ग्रेट स्वॉर्ड के बिना बिल्कुल बेकार है और एक आम सी बैरियर तक नहीं तोड़ सकता। रेड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एरेस ने उसे गिल से निकाल दिया। रेड एक नाजुक इंसान था, इसलिए उसने हीरो की पार्टी छोड़ दी, एक नकली नाम अपनाया और सुल्तान नाम के एक बोरिंग शहर में आ गया। यहाँ वो एक सुकून भरी जिंदगी जीने लगा, एक छोटी सी जगह में रहकर, एक एडवेंचरर और हार्बल स्पेशलिस्ट के रूप में जो बेसिकली एक डॉक्टर की तरह ही है। और वो एक दिन अपने खुद की फार्मेसी खोलने का सपना देखता है। अपनी असली पहचान छुपाने के लिए वो एक कमजोर इंसान होने का नाटक करता है और एक छोटी सी किराए की जगह में रहता है। एक दिन जब रेड जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था तब एक आउल बियर उस पर हमला करता है, लेकिन वो आसानी से उसके अटैक से बच जाता है और उसे मारने का फैसला नहीं करता। वो वापस शहर लौटता है और देखता है कि एक घमंडी बी रैंक एडवेंचरर एल्बर्ट की कमान में एडवेंचरर्स का एक झुंड वहाँ है। एल्बर्ट पहले तो रेड का मजाक उड़ाता है, फिर गुस्से में आकर चिल्लाने लगता है जब रेड उसके साथ काम करने से इनकार कर देता है। बाद में रेड हिसाब लगा रहा होता है कि उसे अपने घर बनाने के लिए कितने दिन तक काम करना पड़ेगा, पर तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। दरवाजे पर गॉन्ज जो एक एल्फ कारपेंटर है घबराहट में खड़ा होता है। वो रेड को बताता है कि उसका बेटा बुखार से जूझ रहा है और डॉक्टर के पास उसके इलाज का दवा नहीं है। गॉन्ज रिक्वेस्ट करता है कि रेड उसके बेटे की जान बचा ले और रेड बिना किसी हेजिटेशन के इस मदद को स्वीकार कर लेता है, लेकिन एक एडवेंचरर के रूप में नहीं बल्कि एक दोस्त के तौर पर। वो अपनी स्पीड को अलग अलग एजिलिटी स्किल से बूस्ट करता है और शहर से दौड़ता हुआ सीधा जंगल में पहुंचता है। लेकिन जब वो उस जगह पहुंचता है जहां जड़ी बूटी मिलती है तब देखता है कि एल्बर्ट और उसकी टीम आउल बियर का शिकार कर रही है और उनकी फायर मैजिक की वजह से जंगल में आग लग गई है। रेड उन पर गुस्सा होता है, लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जंगल में घुस जाता है और जरूरी जड़ी बूटी इकट्ठा करता है। अचानक घायल आउल बियर उस पर हमला करता है, लेकिन रेड एक ही बार में उसे मार गिराता है और किसी के देखने से पहले ही वहाँ से भाग जाता है। उसकी दवाई की वजह से लड़का ठीक हो जाता है और गॉन्ज बार बार रेड का धन्यवाद करता है। फिर वो पूछता है कि वो उसका एहसान कैसे चुका सकता है। रेड मुस्कुराता है और कहता है कि उसका शॉप और घर बिना किसी मजदूरी के बना दो। एल्फ कारपेंटर इस बात से खुशी खुशी सहमत हो जाता है। 4 महीने बाद रेड की दुकान पूरी तरह बनकर तैयार हो जाते हैं और
और उसे सिर्फ रॉ मटेरियल्स का पैसा देना पड़ता है। वो अपने दोस्तों के लिए एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें आधा शहर शामिल होता है और एक शेयर करता है अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने खुद की एक फार्मेसी खोलने का। एक बार एक बारिश पड़े दिन रेड अपनी दुकान में उदास बैठा होता है क्योंकि कोई कस्टमर नहीं आ रहा होता। तभी अचानक कोई अंदर आता है। वो एक्साइटेड होकर मेहमान का स्वागत करता है, लेकिन जैसे उसका चेहरा देखता है वो एकदम से चौंक जाता है। सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी होती है जिसे देखकर वो बिल्कुल आवाज नहीं निकाल पाता। उस लड़की का नाम रीत होता है और वो बहुत खुश हो जाते हैं रेड को देखकर। उसे रेड का असली नाम पता होता है क्योंकि दोनों पुराने दोस्त होते हैं। रेड और रीत चाय पीने बैठते हैं और रीत उसे बताते हैं कि वो यहाँ एक बी रैंक एडवेंचरर के रूप में काम करती है। लेकिन ये अजीब बात है कि दोनों एक ही जगह होते हुए भी एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले। लेकिन रीत एक आम एडवेंचरर नहीं होती बल्कि मिलिट्री देश लोगरविया की दूसरी राजकुमारी होती है। रेड ये सुन के हैरान होता है और पूछता है कि वो एक जुलतान जैसे छोटी जगह में क्या कर रही है। रीत हंसते हैं और बताते हैं कि बहुत लोग चाहते थे कि वो अपने भाई की जगह अगला रूलर बने, लेकिन उसे ये जिंदगी नहीं चाहिए थी, इसीलिए उसने अपने देश और जिम्मेदारियों को छोड़ दिया और यहाँ शांति से रहने आ गई। फिर वो रेड से पूछते हैं कि उसने अपना नाम क्यों बदला। रेड हंस के जवाब देता है कि वो भी अपनी असली पहचान छुपा रहा था और जब नए नाम के बारे में सोच रहा था तो उसके दिमाग में कोई और नाम नहीं आया, इसीलिए उसने रीत का ही नाम कॉपी कर लिया। ये सुनते ही रीत एकदम शर्मा जाते हैं और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ रेड को छेड़ने लगते हैं। फिर वो उससे पूछते हैं कि वो यहाँ कैसे आया। रेड उसे बताता है कि कैसे उसे हीरो की पार्टी से निकाल दिया गया। ये सुनते ही रीत गुस्से से भर जाते हैं और रेड के लिए बुरा महसूस करते हैं, लेकिन रेड उसे शांत करने के लिए उसे हर्बल चाय पिलाता है। रीत उसकी तारीफ करती है और कहते हैं कि वो हस्बैंड मटेरियल है। ये सुन के रेड शर्मा जाता है और पुरानी यादों में खो जाता है। रेड की पहली मुलाकात रीत से कई साल पहले हुई थी जब हीरो की पार्टी लोगरविया में थी। वो एक होटल में थे जहाँ रीत ने एक बदतमीज आदमी को जबरदस्त सबक सिखाया जो उसे हद से ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद वो सीधा हीरो की पार्टी के पास गई और उनसे बड़े कॉन्फिडेंस से कह दिया कि लोगरविया को अपने किंगडम की सुरक्षा के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। उस वक्त रीत बड़ी अकड़ दिखाने वाली और अपनी फीलिंग्स कभी नहीं दिखाने वाली लड़की थी, लेकिन धीरे धीरे वो रेड के करीब आने लगी। एक रात रीत हीरो की पार्टी के कैंप में आई और रेड को बताया कि जंगल के आसपास के गांव से लोग अचानक गायब हो रहे हैं। रेड ने तुरंत समझ लिया कि ये सब डीमन लॉर्ड की सेना का काम है और वो लोगरविया पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। उसने रीत को ऑफर किया कि हीरो की पार्टी उनकी मदद करेगी, लेकिन रीत अपने अकड़ की वजह से इस मदद को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन जल्दी ही उसे अपना घमंड निकलना पड़ा जब डीमन सेना ने उनकी फौज पर जबरदस्त हमला किया और लोगरविया की राजधानी को चारों तरफ से घेर लिया। लोगरविया के सेनापति ने एक सीक्रेट प्लान बनाया कि वो अपने दुश्मन की खाने के रिजर्व्स पर हमला करेंगे ताकि वो कमजोर पड़ जाए। इसके लिए उसने हीरो की पार्टी से कहा कि वो अपने दुश्मनों से लड़कर उनका ध्यान भटकाने का काम करे। रीत भी सेनापति के साथ खुफिया हमले के लिए चली गई, लेकिन तभी उनके सेना पर डीमंस ने हमला कर दिया और सभी सिपाही मार दिए गए और सिर्फ रीत ही जिंदा बची। लेकिन सबसे बुरी बात तब हुई जब सेनापति ने अनाउंस किया कि असल में वो एक डीमन है, चिशांदन, जो डीमन सेना का एक शक्तिशाली आदमी है। उसने बताया कि उसने असली सेनापति को मारकर उसका रूप धारण कर लिया था। रीत को एकदम कोने में दबोच लिया गया था और उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तभी रेड उसके मदद के लिए आ गया। उसने पहले से ही महसूस कर लिया था कि इस प्लान में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो रीत के पीछे छुप के चला आया था। रेड ने रीत को उठने में मदद की और तभी जनरल अपना असली रूप धारण करके एक 6 हाथों वाला असुरा डीमन चिशांदन बन गया। रेड और रीत ने उस डीमन से लड़ना शुरू किया ताकि रूती के पहुंचने तक समय मिल सके। रीत ने तुरंत अपनी तलवार से राक्षस के सारे हाथ काट दिए और फिर उसके दिल में तलवार घुसा दी। जैसे ही रूती ने ठंडी नजर से रीत को देखा, उसने अपनी मरी हुई सेना की तरफ देखा। उनके चेहरे देखकर उसे गहरा ट्रॉमा हुआ और उसने लड़ने का इरादा छोड़ दिया। कुछ देर बाद रेड उसे तसल्ली देने गया। रीत ने रोते हुए कहा कि अब वो किसी अपने को दोबारा खोने से डर रही है। उसने अपने साथियों की मौत का इल्जाम खुद पर ले लिया, लेकिन रेड ने उसे लोगरविया के असली हीरो कहा और बताया कि अगर उसने अपने देश को नहीं संभाला होता तो वह किसी में भी लड़ने की ताकत नहीं होती। उसने रीत से कहा कि वो खुद को संभाले और हीरो की पार्टी के साथ मिलकर अपने देश को बचाने के लिए लड़े। इस बात ने रीत को एक नए जज्बे से भर दिया और उसने फिर से लड़ाई में हिस्सा लिया और अंत में वो जीत भी गए। ये सब याद करने के बाद रेड अपनी सोच से बाहर आता है। तभी रीत उससे कहती है कि वो उसके शॉप में काम करना चाहती है। रेड थोड़ा घबरा जाता है और उसे मना करने की कोशिश करता है क्योंकि एक बी रैंक एडवेंचरर को हायर करना काफी महंगा पड़ सकता है। लेकिन रीत एडवेंचरर लाइफ छोड़कर सिर्फ उसकी शॉप संभालना चाहती थी, जब तक रेड जंगल में जाकर जड़ी बूटियां इकट्ठा करेगा। रेड पसीना पोंछता है और सोचता है कि अब क्या करे, लेकिन आखिरकार रीत को अपनी शॉप में काम करने का इजाजत दे देता है। उसके बाद दोनों साथ बैठकर डिनर करते हैं जो रीत को बहुत पसंद आता है। वो खुश होकर कहने लगते हैं कि अब उसे रोज ऐसे टेस्टी खाने मिलेंगे। फिर वो मस्ती में बोलने लगते हैं कि एक नए घर में एक बड़ा बाथ टब भी होना चाहिए ताकि 2 लोग आसानी से नहा सके।
और एक बड़ा कंफर्टेबल बेड भी होना चाहिए। रेड ये सुनकर मजाक में कहता है कि हाँ ये सब तो होना जरूरी है, लेकिन तभी रेड बताते हैं कि वो सच में तुरंत मूव इन कर रही है। ये सुनकर रेड की बोलती बंद हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसे ये बात हजम होती है। अगली सुबह रेड अपने ही बेडरूम के फ्लोर पे जागता है कि रीत ने उसका बेड ले लिया था। जैसे ही वो उसकी कर्व्स देखता है तुरंत बाथरूम की तरफ भागता है। जब तक रीत जागते हैं तब तक वो ब्रेकफास्ट बना चुका होता है। दोनों बात करते हैं कि आज का दिन काफी बिजी होने वाला है। सबसे पहले वो एक फर्नीचर शॉप जाते हैं जो एक गॉब्लिन स्टॉर्म की है। स्टॉर्म ये सुनकर हैरान रह जाता है कि रीत जो इस शहर की सबसे प्यारी लड़की है रेड के साथ मूव इन कर रही है। रीत एक डबल बेड लेना चाहता है जो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि एकदम जोरदार एक्सरसाइज को भी झेल सके, लेकिन रेड एक नौसिखिया निकलता है और ये सोचकर शर्मा जाता है। रीत अपने आइटम बॉक्स में सब कुछ स्टोर कर लेती है सिर्फ बेड को छोड़कर, और दोनों शॉप से निकल जाते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि एक एल्फ लड़का तांता एक मोटे से बुली हो रहा है। रेड तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो मोटा जोर से उसके ऊपर एक पत्थर फेंकता है। रेड उस पत्थर को ब्लॉक कर लेता है और वो मोटा भाग जाता है। रेड तांता को उठाता है और देखता है कि उसका दोस्त एल्फ पहले से उस बुली के हाथों घायल हो चुका था। तभी रीड भी वहाँ पहुँचते हैं और तांता को यकीन नहीं होता कि रेड ने एक ऐसे मोटे को हरा दिया। रेड एल की चोटों का इलाज करता है जो ये बताता है कि आदमी पहले उनका दोस्त था, लेकिन अब वो काफी वायलेंट हो गया है। रेड को समझ आता है कि ये सब उसकी ब्लेसिंग के जागने की वजह से हो रहा है। ऐसा अक्सर होता है कि किसी के ब्लेसिंग के जागने पर उनकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। आदमी की ब्लेसिंग शायद बार्ब ब्रॉलर है, जिसका मतलब है कि वो किसी भी चीज को हथियार की तरह यूज कर सकता है, बिल्कुल सलमान भाई की तरह। ऊपर से वो लड़ने में एकदम नेचुरल था जो उसे हद से ज्यादा एग्रेसिव बना रहा था। ये सुनकर एल डर जाता है और कहता है कि वो कभी भी अपनी ब्लेसिंग नहीं चाहता, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो भी आदमी जैसा ना बन जाए। रीत उसे शांत करती है क्योंकि उसकी ब्लेसिंग स्पिरिट स्काउट दूसरे लोगों की आत्मा तक पहुँचने और उनसे बात करने की शक्ति देती है। इसके मुकाबले रेड अपने भद्दे से ब्लेसिंग द गाइड के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। उसके बाद रेड और रीड मेडिकल काउंसिल जाता है अपने नए पेन किलर दवाई को अप्रूव दिलवाने, लेकिन जो आदमी उन मेडिसिन को अप्रूव करता है वो गुस्सा हो जाता है और उन्हें बाहर निकाल देता है। कहता है कि वो भी बहुत बिजी है, लेकिन रीत अपने कनेक्शंस का यूज करके काउंसिल चेयरमैन से मिलने का जुगाड़ कर लेती है। चेयरमैन उन्हें बताता है कि उस गंजे आदमी ने 1 महीने पहले ही एक नए ड्रग को अप्रूव किया था, लेकिन अब उसका मिसयूज हो रहा है एक नार्कोटिक के रूप में, जिस वजह से काउंसिल को काफी बदनामी मिल रही है। लेकिन क्योंकि ये रिक्वेस्ट एक बी रैंक एडवेंचरर की है, चेयरमैन खुद उनकी मेडिसिन को अप्रूव कर देता है। रेड और रेड घर लौट आते हैं, लेकिन रेड सोचता है कि मेडिसिन को पॉपुलर होने में टाइम लगता है। उसे कुछ ऐसा चाहिए जो तुरंत वायरल हो सके, जैसे टिकटॉक में लड़कियां वायरल होती है। बाद में जब रीड रेड की कुकिंग की तारीफ करते हैं तो वो सजेस्ट करते हैं कि रेड अपनी मेडिसिन को खाने के साथ सर्व करे, ताकि लोग बिना किसी झंझट के उसे लेना शुरू कर दे। रेड के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मेडिसिनल कुकीज बनाता है जो दवा का कड़वापन छुपा सके और लोगों को पसंद आए। कुकीज काफी बढ़िया बनती है और अगले दिन रीड एक सेल्स गर्ल की तरह सबको फ्री सैंपल्स देती है। इससे एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं और लोग मेडिसिनल कुकीज खरीदने के लिए लाइन में लग जाते हैं। दोपहर से पहले ही स्टॉक खत्म हो जाता है। ये सफलता देखकर रेड इतना खुश हो जाता है कि वो रीड को उठाकर घूम देता है और मजाक में कहता है कि ये सब उसी की देन है। कुछ दिन गुजरने के बाद रेड और रीड एक नॉर्मल कपल की तरह बनने लगते हैं। दोनों मिलकर अपने घर के काम संभालते हैं और रेड अब तक यकीन नहीं कर पा रहा कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी जो रीड उसके पास आई। जो भी उनके शॉप पर आता है और सुनता है कि दोनों साथ रह रहे हैं, वो चौंक जाता है। एक एडवेंचरर लड़की जिसे रेड के ऊपर क्रश था, ये सुनकर रोते हुए भाग जाती है। बाद में रीड रेड से कहती है कि उसे हनी से बना हुआ शराब मीट पीनी है। वो ये नहीं बताती कि अचानक उसका मूड क्यों बना और तुरंत मीट लेने भाग जाती है। तभी रेड कुछ दवाइयाँ प्रिपेयर कर रहा होता है जब एल्बर्ट उसके शॉप पर आता है। एल्बर्ट कहता है कि वो यहाँ कोई बेकार की दवा खरीदने नहीं आया, बल्कि उसे ये पूछना है कि क्या उसने आउल बियर को मारा था। जब एल्बर्ट और उसकी पार्टी आउल बियर के पास पहुँचे तो उन्हें उसके शरीर पर एक रफ लेकिन काफी गहरी कट मिली। उस वक्त एल्बर्ट ने उस शिकार का क्रेडिट ले लिया, लेकिन अब उसे शक हो रहा है कि शायद रेड ने उसे मारा था। रेड हंसते हुए कहता है कि एक छोटी मोटी दुकान चलाने वाला आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। ये सुनकर एल्बर्ट और भी गुस्से में आ जाता है क्योंकि रेड बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा होता है। एल्बर्ट अपनी तलवार रेड की तरफ तान देता है और रेड जानबूझकर घबराया हुआ दिखने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी रीड वापस आते हैं और जैसे ही वो एल्बर्ट को रेड को धमकाते हुए देखते हैं, वो तुरंत उस पे हमला कर देते हैं और एक जोर का किक मारकर उसे दीवार से टकरा देते हैं। रेड मुसीबत बढ़ने से पहले ही रीड को रोक लेता है, वरना वो शायद
एल्बर्ट को वही मार डालती। रीत गुस्से में भरी होती है, लेकिन रेड उसे समझाता है कि वो किसी भी तरीके से खुद को बचा सकता था और उसे एल्बर्ट से सच में कोई खतरा नहीं था। जब रीत ने रेड को बचाने के चक्कर में अपने मीट की बोतल फेंक दी थी, तब रेड ने उसे हवा में ही पकड़ लिया था और दोनों रात को डिनर के साथ उसे पीते हैं। रीत एक चेयर करते हैं उनके नए लाइफ के लिए और सोचते हैं कि अब उनके पास सब कुछ है, बस एक बड़ी सी बाथटब की कमी है। वो चाहते हैं कि बाथटब इतनी बड़ी हो कि दोनों आराम से एक साथ बैठ सके। अब क्योंकि बाथटब बनने में थोड़ा वक्त लगेगा, रेड रीत को एक लोकल बाथ एरिया में ले जाता है। वहाँ जाकर वो एक एंड्योरेंस कंपटीशन में फंस जाता है गॉन्स और स्टॉर्म के साथ। सबसे पहले गॉन्स बेहोश हो जाता है और उसे उठाकर बाहर ले जाना पड़ता है। स्टॉर्म देखता है कि सोना काफी खाली लग रहा है, तो वहाँ के बूढ़े ओनर बताता है कि टाउन में एक नया सोना खुल गया है। वो उनके फैसिलिटीज के सामने कम्पीट नहीं कर पा रहा और उसने अपने बिजनेस की उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन उसके लॉयल कस्टमर्स उसे चेयर अप करते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। बाद में रीत, तांता और अब गॉन्स की पत्नी सोना को नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के तरीके सोच रहे होते हैं। तभी रेड एक एरोमेटिक हर्ब से बना हुआ चाय लाता है, जिससे एक नया आइडिया आता है। अगले दिन दोनों एक बोरी भर हर्ब्स लेकर उस ओनर के पास जाते हैं और उसे स्टीम थेरेपी के बारे में बताते हैं। जब वो इसे ट्राई करता है तो सोना एकदम फ्रेश और रिलैक्सिंग महसूस होता है। बूढ़ा आदमी रेड का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसके मरते हुए बिजनेस को एक नए जीने का वजह मिल गया है। स्टीम थेरेपी की वजह से उसका सोना फिर से चलने लगता है और नए कस्टमर्स एक के बाद एक वहाँ आने लगते हैं। शाम को जब रेड और रीत घर लौटते हैं, तभी रीत अचानक उस असली वजह के बारे में बात करने लगती है जिसकी वजह से उसका मीट पीने का मन था। रीत समझाती है कि लोगरविया में नए शादीशुदा कपल्स को एक महीने का हनीमून लेना मैंडेटरी होता है। इसी दौरान वो मीट पीते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। उसने सिर्फ उसी खूबसूरत पल को दोबारा जीने की कोशिश की थी। ये सुनकर रेड अंदर से खिल जाता है क्योंकि पहली बार रीत ने अपने इमोशंस इतने क्लियरली कन्फेस किए थे। दोनों खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। अगले दिन जब दोनों अपनी शॉप सेट कर रहे होते हैं, तभी कुछ बड़े लोग वहाँ आते हैं। रेड बाहर जाता है उनसे मिलने और वो अपने आप को एडवेंचरस गिल्ड के ऑफिसर्स बताते हैं जो रीत से बात करना चाहते हैं। रेड उन्हें कहता है कि जब तक शॉप ओपन नहीं होती तब तक इंतजार करे। अंदर जाने के बाद रीत जानबूझकर उन लोगों को जितना हो सके लेट करना चाहते हैं। जब वो फाइनली बाहर जाते हैं, तभी एक और आदमी शॉप के अंदर आता है, थीव्स गिल्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव। वो रेड को एक एल्वन कॉइन देता है जिसका वैल्यू 1000 गोल्ड कॉइन्स है और उसे रीत से अपने सारे रिश्ते तोड़ने को कहता है। रेड हंसते हुए जवाब देता है कि रीत की कीमत उसके लिए अनमोल है और वो दुनिया भर के पैसों के लिए भी उसे नहीं छोड़ेगा। उसका ये जवाब सुनकर वो आदमी बिना कुछ कहे वापस चला जाता है। दूसरी तरफ रीत गिल्ड ऑफिसर से सीधा कह देती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी रेड के साथ बिताने का फैसला कर चुके हैं और वो दोबारा कभी एडवेंचरिंग नहीं करेगी। जब वो अंदर आते हैं तो शर्मा जाते हैं क्योंकि रेड ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। तभी रेड उसका हाथ पकड़ता है और उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है जिसमें एम्बर स्टोन लगा होता है। वो कहता है कि ये उनकी एंगेजमेंट का बैंड है। दोनों एकदम नए प्यार का एहसास होने वाले टीनेजर्स की तरह शर्मा जाते हैं और रीत को वो दिन याद आता है जब उसने सोचा था कि शायद उन दोनों का साथ कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। जब लोगरविया डीमन लॉर्ड की सेना के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा था तो उन्होंने पड़ोसी देशों से मदद मांगने का फैसला किया। रेड ने सजेस्ट किया कि वो बीविचिंग वुड्स के रास्ते से गुजरे कि भी इंसान और डीमंस वहाँ से इजीली नेविगेट नहीं कर सकते, लेकिन उसके पास एक एल्फ दोस्त है जो उनका गाइड बन सकती है। जब वो एल्फ्स के गांव पहुँचते तो एक प्यारी सी एल्फ यारेंद्रला ने तुरंत रेड को जोर से गले लगा लिया। रीत को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। जैसे जैसे यारेंद्रा रेड से चिपकती गई, रीत और भी ज्यादा जेलस महसूस करने लगी। उसे ये देखकर और भी ज्यादा इनसिक्योरिटी महसूस होने लगी कि रेड उसके साथ कितना कंफर्टेबल था। बाद में ये तय हुआ कि रूथी, एरिस और रीत रेड और यारेंद्रला के साथ मिलकर बीविचिंग वुड्स का सफर तय करेंगे। सफर के दौरान रूथी और उस एल्फ लड़की ने रीत के चेहरे पर जेलसी देख ली, तो उन्होंने उसे साइड में ले जाकर एक लड़कियों वाली सीरियस बात की। उन्होंने रीत से कहा कि उसका प्यार रेड के लिए सबको क्लियरली दिख रहा है, लेकिन उसे ये छुपाने की जगह खुलकर कन्फेस करना चाहिए। तभी यारेंद्रला, जो रेड के इतने करीब लग रही थी, उसने साफ कह दिया कि उसके दिल में रेड के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। उसने कहा कि ह्यूमंस की उम्र बहुत छोटी होती है और अगर कोई एल्फ किसी इंसान से प्यार करता है तो उसे सिर्फ दुख और तकलीफ मिलती है। इसीलिए यारेंद्रला ने रेड को अपना सबसे अच्छा ह्यूमन दोस्त माना है। वो रीत से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो रेड के साथ रहे, उसे हमेशा खुश रखे और जब भी वो कमजोर महसूस करे तब उसका सहारा बने। इसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की, लेकिन जैसे वो दूसरी तरफ पहुंचे, उन्हें वहाँ डीमन स्काउट्स इंतजार करते मिले। पता चलता है कि एरिस ने जो मर्सनरीज हायर किए थे उनमें से एक डीमन के साथ मिला हुआ था और उसने उनका सारा प्लान डीमंस को बता दिया। रेड को समझ आ गया कि उसे अपनी टीम की गलती का सफाया करना पड़ेगा। उसने खुद को एक बेट बनाने का फैसला किया और कहा कि वो और यारेंद्रला वही रुककर दुश्मनों को डिस्ट्रैक्ट करेंगे ताकि बाकी लोग
लोग चुपके से उनके पीछे से निकल सके और मदद ला सके। रीत काफी टेंशन में लग रही थी, लेकिन रेड ने उसे तसल्ली दी कि वो बिल्कुल ठीक रहेगा। रीत और रूथी पड़ोसी देश गए और मदद लेकर वापस आए। साथ ही रेड की सुरक्षा के लिए मन ही मन प्रे भी करते रहे। जैसे वो अपने दुश्मनों की लोकेशन तक पहुँचे, रूथी बिना सोचे समझे आगे बढ़ गई और एक ही हाथ से इतने डीमंस को मार दिए जितने पूरी सेना मिलकर नहीं मार पाई थी। रीत ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गई थी। एक हीरो की इतनी ज्यादा ताकत देखना जैसे वो एक चलती फिरती किलिंग मशीन हो। लेकिन जैसे ही रूथी ने रेड को देखा, उसने तुरंत उसे जोर से गले लगा लिया और रोते हुए माफी मांगने लगी कि उसने उसे पीछे छोड़ दिया था। उसके बाद हीरो की पार्टी लोकरविया छोड़कर चली गई। रेड ने रीत को अपने साथ आने का इनविटेशन दिया, लेकिन उसने उसे मना कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि रूथी को ये पसंद नहीं आएगा कि वो उसके भाई के करीब आए। इसीलिए रीत ने अपनी जर्नी अकेले कंटिन्यू की, लेकिन तकदीर ने उसे एक बार फिर रेड से मिलवा दिया। बाद में रीत एक डिलीवरी करने जा रही होती है, तभी एक गंजा एडवेंचरर उसका रास्ता रोक लेता है। वो वही आदमी था जिसे रीत ने कभी अपने किंगडम में हराया था और अब वो थीव्स गिल्ड के साथ मिलकर उसे डील करने आया था। उसने रीत से कहा कि वो दोबारा एडवेंचरिंग करे या अपने देश लौट जाए, लेकिन रीत बिना कोई इंटरेस्ट लिए सीधा वहाँ से चल पड़ती है। लेकिन उस गंजे ने सबसे बड़ी गलती कर दी, उसने रेड का मजाक उड़ाया। ये सुनकर रीत ने एक जोर का मुक्का मारा और कहा, मेरे हस्बैंड का नाम अपने भरवे मुंह से मत लेना। उस आदमी ने रीत को बताया कि उसका देश उसे ढूंढ रहा है, लेकिन रीत बिना झिझक के कह देती है कि उसका वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। उसे अपने देश या उस पर राज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे जो भी चाहिए था वो सब कुछ यहाँ रेड के साथ है। दूसरी तरफ रेड हॉस्पिटल जाता है दवाइयों की डिलीवरी करने, लेकिन तभी उसके कान में एक जोर का क्रैशिंग साउंड आता है। वो और डॉक्टर तुरंत पड़ोस वाले घर की तरफ दौड़ता है। वहाँ एक आदमी बेहोश पड़ा होता है और उसके मुंह से छाग निकल रही होती है। रेड तुरंत एक जनरल एंटीडोट डॉक्टर को देता है और फिर उसके नजर एक सफेद पाउडर पर पड़ती है जो वहाँ बिखरा होता है। डॉक्टर समझ जाता है कि ये वही नया वाला मेडिसिन है जो लोग अब एक नशा बनाकर यूज कर रहे हैं और ये आदमी ओवरडोज की वजह से इतनी बुरी हालत में पहुंच गया है। डॉक्टर उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाता है और रेड का शुक्रिया अदा करता है कि उसने तुरंत सही दवा रिकमेंड कर दी। बाद में रेड और रीड लंच के दौरान इस बारे में बात करते हैं। रीड परेशान होती है कि ये नशा मार्केट में फैल सकता है, लेकिन रेड उसे तसल्ली देता है कि ये उनका काम नहीं है कि वो इस पर इन्वेस्टिगेशन करे। वो कहता है, हमें तो बस अपनी जवानी का मजा लेना चाहिए और एक महान आदमी ने कहा था कि हमेशा पहली डेट पे स्विमिंग पूल जाना चाहिए। यही सोचकर रेड रीत को एक नदी के पास ले जाता है जहाँ दोनों पानी में मस्ती करते हैं और एक दूसरे पर पानी उछालते हैं, खुशी और प्यार भरे मोमेंट्स का मजा लेते हैं। बाद में जब दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं तो दोनों काफी नर्वस होते हैं क्योंकि उनमें से किसी के पास भी डेटिंग का पहला कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तभी रीत एक कन्फेशन करते हैं। जब वो पहली बार रेड से मिलने आई थी तो वो बहुत ज्यादा एंशियस थी, लेकिन अब उसका सिर्फ एक ही इरादा है, हमेशा रेड के करीब रहना। और फिर वो दोनों फाइनली एक दूसरे को स्मूच करते हैं। उसके बाद दोनों घर लौटकर दोबारा अपने काम में लग जाते हैं। रीत ने एक अजीब र्यूमर सुना था उस नए ड्रग के बारे में कि ये लोगों को एक नए इंसान जैसा महसूस करवाता है, लेकिन उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती और वो हंसी में कह देती है, शायद मुझे भी इसे एक बार ट्राई करना चाहिए, वो भी सिर्फ साइंटिफिक पर्पस के लिए। तभी अचानक एक घायल आदमी उनके शॉप में घुस आता है। रेड बिना देर किए तुरंत उसका फर्स्ट एड करता है और रीत से कहता है कि वो बाहर जाकर देखे कि क्या हो रहा है। जैसे ही रीत बाहर जाती है, उसकी नजर पड़ती है एल्बर्ट की पार्टी के एक सदस्य पर जो पूरी तरह पागल हो चुका होता है और लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला कर रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर रीत पर पड़ती है, वो एक पागल इंसान की तरह उस पर झपट पड़ता है। रीत उसके अटैक से बच जाती है और तभी उसे याद आता है कि इस आदमी का थीव्स ब्लेसिंग था, जिसका मतलब है कि वो इतना भारी हथियार इतनी आसानी से नहीं चला सकता। लेकिन उसके पास इस पर सोचने का ज्यादा वक्त नहीं होता क्योंकि और भी ज्यादा पागल लोग कुल्हाड़ी लेकर उसके पास आ जाते हैं। वो उस पर हमला करते हैं, लेकिन रीत दो आदमियों को तुरंत गिरा देती है। लेकिन एक आदमी उसे ओवरपावर करने वाला होता है, जबकि अचानक एक तीर आकर सीधा उसके सर में लग जाता है। बाकी के पागल लोग भी ऐसे ही एक एक करके गिरने लगते हैं। रीत हैरान हो जाती है कि ये सब कौन कर रहा है और जैसे ही वो देखती है, उसकी नजर एल्बर्ट पर पड़ती है। उसने सभी को सीधा सिर में तीर मारकर गिरा दिया था। रीत उससे गुस्से में बात करती है और एल्बर्ट कहता है कि जो लोग अभी भी जिंदा है उनका इलाज कर दो और उसका बिल उसे भेज देना। बाद में रीत एल्बर्ट के एटीट्यूड से इतना गुस्सा हो जाते हैं कि अगर वो अपनी तलवारों को गिराकर कंट्रोल नहीं करते तो शायद उस पर हमला कर देते। अगले दिन रीत रेड के गोद में लेटी होती है जब रेड न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। उसे पता चलता है कि कल वाले इंसिडेंट के बारे में अखबार में कोई भी अच्छी जानकारी नहीं है। रेड और रीत सोचते हैं कि जरूर उस नए ड्रग ने लोगों की ताकत बढ़ाने के बदले उनके दिमाग पर असर डाल दिया है। तभी तांता और एल उनके घर आ जाते हैं और रेड उन्हें लंच के लिए इनवाइट कर लेता है। लंच के दौरान एल बताता है कि उसकी ब्लेसिंग रिसेंटली एक्टिवेट हुई है और उसे अब एंजाइटी महसूस हो रही है। इस पर रेड हंसी में कह देता है, चलो
FBI को बुलाकर इस ब्लेसिंग को रिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन जब रेड को पता चलता है कि एल की ब्लेसिंग वेपन मास्टर है तो उसे समझ आता है कि एल इसीलिए एंशियस है क्योंकि उसने अब तक ये डिसाइड नहीं किया कि वो कौन सा वेपन यूज करेगा। एल ये भी कह देता है कि काश वो अपनी ब्लेसिंग किसी नॉर्मल ब्लेसिंग जैसे कि वॉरियर उसके साथ एक्सचेंज कर सकता। लेकिन रेड हंसते हुए बोलता है, अरे वॉरियर तो सबसे कॉमन और सबसे बोरिंग ब्लेसिंग होती है, उसमें कोई मजा नहीं। अगले दिन एल्बर्ट के पार्टी का एक सदस्य रीत के पास आता है और अपने बॉस की तरफ से माफी मांगता है। वो बताता है कि एल्बर्ट काफी मेहनत कर रहा था और जो लोग नॉर्मल ब्लेसिंग्स वाले थे वो उसके स्पीड के साथ मैच नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से वो इम्पेशेंट और गुस्से में आ गया था। रेड जान चुका था कि एल्बर्ट की ब्लेसिंग चैंपियन है जो उसे हर मुसीबत पार करने की ताकत देती है और उसे इतिहास में अपना नाम छोड़ने के लिए मोटिवेट करती है। लेकिन एल्बर्ट इस ब्लेसिंग के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं था और जब वो बड़ी सफलता नहीं पा सका तो वो सुल्तान आ गया और यहाँ का चैंपियन बनने की कोशिश कर रहा है। जल्दी ही एक तेज तूफान आता है और रेड सारी खिड़कियां लॉक कर देता है। फिर वो रेड के लिए हनी मिल्क बनाता है और कहता है कि ये उसकी सिस्टर की फेवरेट ड्रिंक थी जब वो छोटी थी। तभी रेड अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। वो याद करता है कि कैसे उनके माँ बाप दूध लेने गए थे और कभी वापस नहीं आए और ऐसे ही वो दोनों भाई बहन अनाथ बन गए थे। एक रात बहुत तेज तूफानी आंधी आई और छोटी सी रूथी कोने में चुपचाप बैठी रही। उसने अपने भाई रेड से कहा कि उसे तूफान से डर नहीं लगता क्योंकि वो एक हीरो है। रेड ने उसका हाथ पकड़ लिया और मजाक में कहा कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर रूथी खुश हो गई कि उसका भाई उस पर भरोसा करता है। उसने रेड से कहा कि वो उसे बहुत प्यार करते, नहीं स्टेप सिस्टर वाले तरीके से नहीं। उसने रेड से ये प्रॉमिस करने को कहा कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन रेड ने मुस्कुराते हुए कहा क्योंकि मैं एक दिन बाहर जाना चाहता हूँ और इतना ताकतवर बनना चाहता हूँ कि तुम्हें खुद प्रोटेक्ट कर सकूं। उसकी ये प्यारी यादें अचानक बिखर गई जब किसी ने दरवाजा नॉक किया। जब रेड ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि डॉक्टर खायल एल को अपनी पीठ पर उठाए हुए खड़ा है। रेड की मदद से डॉक्टर उसका इलाज करता है और देखता है कि उसके सिर के घाव में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े फंसे हैं। जल्दी ही एल होश में आता है और तेज चिल्लाता है कि आदमी ने उसके घर पर कुल्हाड़ी से अटैक किया था और उसके माँ बाप को घायल कर दिया था। ये सुनकर रेड तुरंत उसके घर की तरफ भागता है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि एल के माँ बाप जिंदा है और उन्होंने किसी कुल्हाड़ी का अटैक सहा ही नहीं। डॉक्टर भी वहाँ पहुँच जाता है और उनका इलाज करता है। ये मामला जल्दी ही बढ़ जाता है क्योंकि आदमी टाउन गार्ड के कैप्टन का बेटा था और लोगों ने कैप्टन को इसकी जिम्मेदारी लेने की मांग की। आदमी अटैक के बाद से गायब था और शहर के लोग गार्ड कैप्टन पर इल्जाम लगाने लगे कि उसने अपने बेटे को छुपा दिया है। दूसरी तरफ रेड और रित ने एल को अपने घर में रख लिया जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद भी एल उदास रहता है। एक सुबह वो रित से स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाने की रिक्वेस्ट करता है। रित उसे कुछ बेसिक टेक्निक सिखाते हैं और फिर रेस्ट करने के लिए हॉट चॉकलेट लेकर बैठ जाते हैं। जैसे ही एल प्रैक्टिस में बिजी होता है रित थोड़ी परेशान हो जाती है कि शायद वो एक अच्छी टीचर नहीं है। लेकिन रेड उसका हाथ थाम कर कहता है तुम सिर्फ एक अच्छी टीचर ही नहीं बल्कि सबसे बेहतरीन टीचर बनोगी। ये सुनकर दोनों एक दूसरे से शर्माते हुए फ्लर्टिंग करने लगते हैं। तभी अचानक गोंज और नाव दौड़ते हुए उनके पास आते हैं। गोंज घबराए हुए कहता है टाउन गार्ड टांता को पकड़ के ले गया है, वो बस खेल रहा था लेकिन गार्ड्स ने बिना किसी वजह के उसे उठा लिया। नाव का भाई गार्ड से बात करने गया था लेकिन उसको भी अंदर जाने नहीं दिया। ये सुनकर रित, रेड और एल सीधा गिल हेड के पास जाते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो टाउन गार्ड से कहकर टांता को वापस बुलाए। गिल हेड सिर्फ एक वजह से उनकी मदद करता है क्योंकि वो रित को अपने एहसान तले दबाना चाहता है। उसने एक रेकमेंडेशन लेटर लिख दिया जो ये लोग टाउन गार्ड के पास ले जाकर दिखाते हैं। जैसे ही गार्ड्स ने लेटर देखा उन्होंने अपने कैप्टन आदमी के फादर को बुलाया। कैप्टन उन्हें अंदर आने देता है और तांता को आजाद कर देता है, ये कहकर कि उसे नहीं पता था कि उसके आदमी ने तांता के परिवार को बिना समझाए रोक दिया था। नाव का भाई ज्यादा बात बढ़ाने के बजाय चुप रहना पसंद करता है क्योंकि तांता बिना किसी छूट के वापस आ गया था। लेकिन रेड फिर भी कैप्टन से पूछता है कि उसने तांता को गिरफ्तार क्यों किया। कैप्टन सख्त एटीट्यूड में जवाब देता है, मुझे शक है कि सुल्तान के किसी रहने वाले ने मेरे बेटे का खून किया है, इसीलिए मैंने उसके दोस्तों से पूछताछ करनी चाहिए। रेड गुस्से में उसे याद दिलाता है कि अभी असली दोषी आदमी है, लेकिन कैप्टन इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वो एल के गवाह होने पर भी यकीन नहीं करता और कहता है कि उसके माँ बाप सिर्फ छोटी मोटी चोटों का नाटक कर रहे हैं ताकि उसके बेटे को फंसा सके। वो गुस्सा होता है कि उसका बेटा कभी किसी को इतने बुरी तरह अटैक नहीं करेगा। और सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि तांता भी कैप्टन की इस बात से सहमत हो जाता है। उसके मुताबिक आदमी उससे माफी मांग चुका था, इसलिए वो ये नहीं मानता कि उसने ऐसा कोई गुनाह किया है। आदमी ने तो ये तक वादा कर दिया था कि वो एक दिन टाउन गार्ड बनकर लोगों की सुरक्षा करेगा। उसने ये भी वादा किया था कि वो बिना किसी वजह के लोगों को चोट नहीं पहुंचाएगा। ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं और रेड भी अब तक सारी बातें जोड़ नहीं पाता। इसके बाद कैप्टन रेड और रिच से अलग से बात करना चाहता है। वो उन्हें प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाता है और कहता है हमें अभी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या तुम दोनों मदद कर सकते हो। सबसे पहले वो रिच से कहता है कि वो रिटायर्ड होने के बावजूद भी
भी इस केस की जांच करे। रित इस बात को मान जाती है। तभी रेड पूछता है कि क्या कैप्टन का बेटा भी उसे नशे वाली ड्रग का शिकार हो सकता है जो अब बाजार में फैल रहा है। ये सुनते ही कैप्टन गुस्से में भड़क उठता है। वो कहता है कि मेरे परिवार का कोई भी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन जब रेड इन नशे के ड्रग्स और पहले वाले पागल हो चुके एडवेंचरर्स के केस की सिमिलरिटी सोचता है तो कैप्टन आखिरकार ये मान लेता है कि नए ड्रग्स शायद लोगों को एक दूसरी ब्लेसिंग दे रहे हैं। कुछ देर बाद रेड अपनी दुकान वापस आ जाता है, लेकिन रित तो पहले ही इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल चुकी होती है। एल रित के साथ ट्रेनिंग करना चाहता था, लेकिन उसके ना होने पर रेड उसका ट्रेनर बन जाता है। बस एक झाड़ू का इस्तेमाल करके वो लड़की को आराम से नीचे गिरा देता है। फिर वो एल को समझाता है कि बिना सोचे समझे अपने ओपोनेंट पर अटैक करना एक बड़ी गलती हो सकती है। एल जल्दी सीख जाता है और सूरज चलने तक बिना रुके प्रैक्टिस करता रहता है। एल रेड से पूछता है कि अगर वो सिर्फ एक डी रैंक एडवेंचरर है तो उसकी लड़ने की एबिलिटी इतनी बेहतरीन कैसे है। रेड मुस्कुरा के जवाब देता है, मुझे रैंक बढ़ाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह पसंद है। एल उसका जवाब सुन के हैरान हो जाता है। फिर वो बताता है कि कुछ घंटे पहले एक अजीब एक आंख वाला आदमी दुकान आया था और उसको एक तलवार गिफ्ट दी थी। वो आदमी शायद थीव्स गिल्ड के लिए काम कर रहा था और एल को एक चमकदार लाल साइथ दिया था। उसने कहा था ये हथियार तुझे एक महान वेपन मास्टर बना देगा। उस वक्त एल के अंदर तुरंत ट्रेनिंग करने का जुनून जाग गया था, लेकिन अब वो सोच रहा है कि ये उसकी अपनी इच्छा थी या फिर उसकी ब्लेसिंग की वजह से ऐसा महसूस हो रहा था। रेड उसको समझाता है, तुम्हें अपने हथियार को समझने के लिए वक्त लेना चाहिए, सिर्फ तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे असली इरादे क्या है। दूसरी तरफ रित एक आदमी को पकड़ लेते है जो वो नशीली दवा छुपा रहा था। वो उसके ऊपर पैर रख के उस बैग को छीन लेता है, लेकिन उस आदमी को ये एंगल इतना अच्छा लगता है कि उसके चेहरे पर अजीब से मुस्कुराहट आ जाती है। रित तुरंत पीछे हटती है क्योंकि उसको ये सब काफी एम्बेरेसिंग लग रहा था, लेकिन तभी वो आदमी अचानक खुशी के मारे लिटरली फट जाता है, एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन बॉम्ब। रित हैरान रह जाते हैं, लेकिन तुरंत उसके और दुश्मन उसको घेर लेते हैं। वो अपनी तलवारें निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो अटक गए हैं। एक आदमी उस पे हमला करने जाता है, लेकिन रित उसे जोर से लात मार के नीचे गिरा देती है। लेकिन तभी और लोग उस पे जंप मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर अचानक एक लंबा मस्कुलर आदमी दोनों दुश्मनों को कॉलर से पकड़ता है और सिर्फ एक ही मुक्के में उन्हें बेहोश कर देता है। वो आदमी अपनी हुडी हटाता है और रित को हेलो बोलता है। रित तुरंत पहचान लेते हैं, ये दानान है, एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट और हीरो की पार्टी का एक मेंबर। रित अपने आप को पानी के स्पिरिट्स की मदद से साफ करते हैं। फिर दानान से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। दानान बताता है कि उसे हीरो ने भेजा है रेड को ढूंढने के लिए। रित परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसको लगता है कि दानान रेड को वापस ले जाने आया है, लेकिन दानान मुस्कुरा के कहता है रेड ने यहाँ अपना घर बना लिया है और मैं उसे जबरदस्ती ले जाने नहीं आया। फिर दानान उन आदमियों में से एक की हुडी हटाता है जो उसने अभी अभी गिराया था और पता चलता है कि वो एक लो रैंक का डीमन है। रित हैरान रह जाते हैं, एक डीमन, वो भी सुल्तान में। दानान उससे कहता है कि वो इस मामले की जांच करने में मदद करे, लेकिन एक शर्त रखता है, रित को कुछ मत बताना। रित ये बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद रित घर लौट जाते हैं। अपने काम से इतने थक चुके होते हैं कि तुरंत अपने हस्बैंड के गोद में गिर जाते हैं ताकि रिलैक्स कर सके, लेकिन उसको ये सुन के हैरानी होती है कि किसी ने एल को एक तलवार गिफ्ट की थी जब वो दोनों घर पे नहीं थे। रेड चाहता है कि रित उस तलवार को देखे। रित अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस तलवार का एनालिसिस करता है और पता चलता है कि ये काफी अच्छी तलवार है, लेकिन इस पे एक ट्रैकिंग स्पेल डाला गया है, जिस वजह से इसका लोकेशन हमेशा उस जादू को डालने वाले के पास पहुंच जाता है। रेड सोचने लगता है थीव्स गिल्ड को एल को ट्रैक करके क्या मिलेगा, लेकिन रित के पास अभी ज्यादा जरूरी काम है, रेड के साथ फ्लर्टिंग करना, और दानान की बात छुपाने की वजह से थोड़ा दुखी महसूस करते हैं। अगले दिन रेड और रित एल को लेकर एक तलवार बनाने वाले के पास जाते हैं ताकि उसकी पहली तलवार बन सके। रित उसे डिजाइन और मटेरियल सुनने में मदद करते हैं, लेकिन तभी रित को बाहर को शोर शराबा सुनाई देता है। वो देखने जाता है कि क्या हो रहा है। एक आदमी लोगों को भड़का रहा था कि टाउन गार्ड के खिलाफ विरोध होना चाहिए। रेड कुछ एडवेंचरर से पूछता है कि हो क्या रहा है, और वो बताता है कि ये आदमी थीव्स गिल्ड के लीडर द्वारा भेजे गए लोगों में से एक है जो शहर में परेशानी फैलाना चाहते हैं। इसी बीच वो डबल बेड आ जाता है जो रित ने ऑर्डर किया था। रेड धीरे से रित की तरफ देखता है जो नए बिस्तर पर बैठे उसका इंतजार कर रही थी। वो बिना वक्त गवाए बिस्तर पर कूद जाता है और रित से कहता है कि वो उसके पास लेटे। दोनों थोड़ी देर तक फ्लर्टिंग करते हैं, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि घर में एक बच्चा भी है। वो अपने इन प्यार भरे पलों को किसी और दिन के लिए टाल देते हैं और बस सो जाते हैं। अगली सुबह रित अपने आप को सर से पैर तक ढक लेते हैं और एक अंधेरी गली में चली जाती है। वहाँ उसको वो गंजा एडवेंचरर और उसके थीव्स गिल्ड के साथ ही घेर लेते हैं। उनको लगता है कि ये एल है क्योंकि उसके पास वही तलवार है जिसमें ट्रैकर लगा था, लेकिन रित तभी अपना हुडी हटाते हैं और बताते हैं कि उसने उन सबको बेवकूफ बना दिया है। गंजा आदमी गुस्से से चिल्लाता है और अपने आदमियों को रित पर हमला करने के लिए कह देता है, लेकिन रित उन सबसे ज्यादा तेज और
और समझदार है और वो बिना किसी तकलीफ के उन सबको गिरा देती है। अब सिर्फ एक ही आदमी बचा है जो रीत के साथ एक जबरदस्त लड़ाई करना चाहता है, लेकिन रीत उसकी असली सच्चाई समझ गई थी। वो सिर्फ एक इंसान होने का नाटक कर रहा था। रीत उससे कहते हैं, अब बस बहुत हो गया, अपनी असली शक्ल दिखाओ। वो आदमी मुस्कुराता है और अचानक एक विशाल एक्स डीमन में बदल जाता है और उसकी रीत के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ एल दुकान में एक गार्ड के साथ बैठे हुए इंतजार कर रहा होता है। तभी वो एक आंख वाला आदमी जिसने उसे तलवार दी थी दोबारा दुकान के दरवाजे पर दस्तक देता है। गार्ड बिना सोचे समझे दरवाजा खोल देता है और तभी सच्चाई सामने आती है। गार्ड भी थीव्स गिल्ड के साथ मिला हुआ था। एक आंख वाला आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि भले ही रीत को लगता है कि उसने उन सबको चालाकी से हरा दिया, असल में वही उनकी चाल में फंस गई है। उनका असली प्लान तो सिर्फ उसको रास्ते से हटाने का था ताकि बिना कोई रुकावट के वो एल को किडनैप कर सके। एल उनके खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी तुरंत उसके पीछे आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। एल गुस्से से पूछता है कि उनका असली इरादा क्या है। एक आंख वाला आदमी मुस्कुराता है और कहता है, हम तुम्हें सुल्तान का नया हीरो बनाएंगे। फिर वो एल को लेकर सीधा थीव्स गिल्ड के छुपे हुए अड्डे में चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात उनके लीडर एक भयानक हॉबगॉब्लिन से होती है जिसका नाम है बिग हॉक। बिना किसी वजह के बिग हॉक एकदम अपनी लाइफ स्टोरी सुनाने लगता है। वो बताता है कि कैसे वो स्लम्स में पैदा हुआ था और कैसे अपनी ताकत से यहाँ तक पहुँचा। अब जब वो सुल्तान में है तो उसका सपना है कि वो इस जगह का नया राजा बने, लेकिन इसके लिए उसे एक खास चीज की जरूरत है, वही ड्रग जो सबको पागल बना रहा था, जिसको वो लोग डेविल्स ब्लेसिंग बोलते हैं। बिग हॉक बताता है कि ये नशे की दवा एक्स डीमन के दिल से बनती है। वो कहता है कि अब तक सिर्फ भगवान ही लोगों को उनकी ब्लेसिंग्स देता था, लेकिन मुझे ये बात पसंद नहीं। उसका मानना है कि दुनिया में बहुत से लोग अपनी खुद की ब्लेसिंग से खुश नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगी का मकसद पहले से ही तय होता है और वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। फिर वो अपनी खुद की ब्लेसिंग के बारे में बताता है, मास्टर टॉर्चरर। वो बोलता है कि क्रिमिनल होने के बावजूद भी उसे अपनी ब्लेसिंग पसंद नहीं। वो कहता है ये बहुत ही जालिम और घटिया शक्ति है। डेविल्स ब्लेसिंग का इस्तेमाल करके बिग हॉक ने एक दूसरी ब्लेसिंग हासिल की और एक नई जिंदगी पाली। अब वो चाहता है कि सबको एक नया मौका मिले, लेकिन उसके नीचे, इसीलिए उसे समाज में एक बड़ा विरोध चाहिए और उसके लिए उसको एल का इस्तेमाल करना है। वो अपने आदमी को बाहर लाने का आदेश देता है। आदमी आंखों में आंसू लेकर एल से माफी मांगता है। वो कहता है, मैंने सिर्फ डेविल्स ब्लेसिंग इसीलिए ली थी ताकि मैं अपने फादर की तरह मजबूत बन सकूं, लेकिन मैंने सबको परेशान कर दिया। एल हैरान रह जाता है। इसी दौरान बिग हॉक के घर के बाहर एक भीड़ जमा हो चुकी है। इस भीड़ में ज्यादातर एडवेंचरर्स और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने समाज से खुश नहीं है। बिग हॉक एल को अपने साथ बैल्कनी पर ले जाता है और सबके सामने एक भाषण देने लगता है और लोगों को और भड़काने लगता है। वो जोर से चिल्लाता है, टाउन गार्ड सिर्फ नालायक लोगों से भरा पड़ा है। ये लोग एक मासूम परिवार पर हमला करने वाले दोषी को ढूंढ नहीं पा रहे। फिर वो गार्ड कैप्टन पर इल्जाम लगाता है, ये लोग सिर्फ इसलिए छेद छुपा रहे हैं क्योंकि दोषी उनका अपना बेटा है। लोगों में गुस्सा फैलने लगता है। तभी बिग हॉक अपने दो बेकार टाउन गार्ड्स को बाहर बुलाता है। वो दोनों भी झूठ बोलते हैं और कहते हैं, हाँ बिल्कुल ये सही बात है, हमने आदमी को छुपाने में मदद की थी। ये सब कैप्टन के कहने पर किया गया था, लेकिन अब हम और नहीं सहेंगे। फिर और ज्यादा भड़क उठते हैं। बिग हॉक अनाउंस करता है कि वो एक रिवॉल्यूशन शुरू करेगा जो टाउन गार्ड का खुलासा कर देगी और सुल्तान को उनके अत्याचार भरी राजनीति से बचा लेगी। इसके लिए वो ऐसे कहता है कि वो अपनी तलवार उठाए और आदमी को मारकर ये रिवॉल्यूशन की शुरुआत करे, लेकिन एल ये नहीं चाहता। बिग हॉक उसे समझाने की कोशिश करता है, देख बच्चे, आदमी ने ही तेरे माँ बाप को मारने की कोशिश की थी। वो शर्मनाक तरीके से सच को तोड़ मरोड़ कर कहता है, हाँ हमने उसको शैतान की दवाई और कुल्हाड़ी दी थी, लेकिन मैंने उसको तेरे माँ बाप पर हमला करने के लिए नहीं कहा था। ये उसका अपना फैसला था। एल फिर भी इस बात से सहमत नहीं होता, लेकिन तभी बिग हॉक अपनी मनोबल तोड़ने वाली शक्ति का इस्तेमाल करता है। एल एक सदमे में चला जाता है और अपनी तलवार उठाकर आदमी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे उसकी नजर तलवार के चमकते ब्लेड में अपनी परछाई पर पड़ती है, उसका दिमाग साफ हो जाता है। उस माइंड कंट्रोल का असर मिट जाता है। वो एक जोर का अटैक करता है, लेकिन आदमी को मारने के बजाय उसके हाथ बांधने वाले रस्सी को काट देता है। वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता और आदमी उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी एक आंख वाला आदमी के सामने एक कुल्हाड़ी लाता है और जैसे ही आदमी उसे देखता है उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। बिग हॉक हंसी के साथ समझाता है, डेविल्स ब्लेसिंग लेने के बाद जब भी आदमी कुल्हाड़ी देखता है उसके अंदर खून बहाने की इच्छा जागती है। एल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाता और दौड़कर कुल्हाड़ी पकड़ लेता है। बिग हॉक एल से कहता है, देख थुल्ले, या तो इससे मार या फिर खुद मर। लेकिन तभी एक हुडी पहना हुआ आदमी तेज रफ्तार में आगे बढ़ता है और एक ही अटैक में कुल्हाड़ी काट देता है। उसने सिर्फ कुल्हाड़ी नहीं बल्कि एक आंख वाले आदमी को भी तुरंत गिरा दिया। फिर वो आदमी को उठाता है और मुस्कुराकर थीव्स गिल्ड के लोगों से कहता है, तुम्हें लगा कि तुमने रीत को बेवकूफ बनाया, लेकिन असल में तुम लोग खुद बेवकूफ बन गए। फिर वो अपना हुडी हटाकर अपनी असली शक्ल दिखाता है। वो रेड था। वो ये साबित करता है कि उसने शुरू से ही थीव्स गिल्ड को चकमा दिया था। बिग हॉक गुस्से से चिल्लाता है, पकड़ लो इसे, लेकिन रेड बैल्कनी से कूद जाता है
और अपने स्किल स्लो फॉल का इस्तेमाल करके सुरक्षित नीचे उतर जाता है। रेड दोनों बच्चों को लेकर एक सेफ जगह पहुंचता है। वो आदमी को एक एंटीडोट देता है जो उसकी दूसरी ब्लेसिंग के असर को दबा सके। तभी एक एडवेंचरर आता है जो रेड के साथ काम कर रहा था। वो बच्चों को ले जाता है और रेड पीछे रहकर उन एडवेंचरर्स का सामना करता है जो उसका पीछा कर रहे थे। अब रेड बीकॉक और उसके आदमियों और एल्बर्ट के सामने खड़ा है जो अब बीकॉक के साथ मिल गया है। एल्बर्ट रेड पर अटैक करता है। वो अपने मार्शल आर्ट टेक्निक्स और डीमोनिक तलवार का इस्तेमाल करता है, लेकिन रेड अपनी सस्ती ब्रॉन्ज तलवार से उसके सारे अटैक्स रोक लेता है। एल्बर्ट हैरान होता है और कहता है, अच्छा तो तुम इतने समय तक सिर्फ कमजोर होने का नाटक कर रहे थे। रेड उसकी बात को नजरअंदाज करता है क्योंकि उसका ध्यान बीकॉक पर है और उसे कुछ अजीब लगता है। बीकॉक बिना झिझक के मुस्कुराता है और कहता है, हाँ तू सही समझा, मैं असल में एक कॉन्ट्रैक्ट डीमन हूँ जो इस हॉगवॉब्लिन के शरीर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। रेड के चेहरे पर एक ठंडी और भयानक मुस्कुराहट आ जाते हैं और सोचता है कि असली मजा अब शुरू होगा। रेड कहता है कि बीकॉक जुल्तान का राजा बनना चाहता है और इसके बदले उसने अपने शरीर का पूरा कंट्रोल एक शैतान को दे दिया है। वो मजाक में कहता है, जुल्तान एक बहुत आलसी जगह है तो जरूर उसे थीव्स गिल्ड का लीडर बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। बीकॉक ये सुनकर हंसने लगता है और बोलता है कि ये बात सच है। चीजें बदलने के लिए उसने एल्बर्ट की मदद ली जो एक आउटसाइडर था, जिसमें बड़े सपने और महान सोच थे। उसने एल्बर्ट के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट किया। एल्बर्ट जोर से अनाउंस करता है, सुल्तान जैसा घटिया जगह मेरे जैसे महान व्यक्ति के लायक नहीं है, इसीलिए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट डीमन से समझौता किया ताकि वो और भी शक्तिशाली बन सके। उसका सपना था कि एक दिन वो डीमन लॉर्ड का विनाश करेगा। वो ये भी दावा करता है कि डीमन के साथ समझौता करने के बावजूद वो कोई भी बुराई नहीं करेगा, लेकिन रेड उसे याद दिलाता है, अबे चिमकांडी तू थीव्स गिल्ड के साथ खड़ा रहा, इस वजह से ऑलरेडी कितने लोग अपनी जान खो चुके हैं। एल्बर्ट उन लोगों की मौत को एक जरूरी बलिदान कहकर टाल देता है। वो कहता है कि अपने दिमाग का यूज करके वो सुल्तान में एक सेना खड़ी करेगा और फिर वो उस सेना को लेकर हीरो के साथ मिलकर डीमन लॉर्ड से लड़ने जाएगा। एल्बर्ट अपने सपने में खो चुका था। वो रेड से कहता है कि वो भी उसके साथ चले ताकि दोनों मिलकर हीरो की पार्टी ज्वाइन कर सके। उसने रेड को एक चॉइस दिया, मेरे साथ आकर हीरो बन जाओ या फिर मुझे हराकर सुल्तान का रक्षक बनो, लेकिन रेड इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं चुनता। तभी अचानक टाउन गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं। तभी गिल हेड वहाँ आता है और एल्बर्ट से कहता है, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है और अपना भद्दा सा मुंह एकदम चुप रखना। एल्बर्ट गुस्से में चिल्लाता है, रेड तू मुझे हराकर ये सब खत्म क्यों नहीं कर लेता, तू क्यों फेमस होने का मौका गवा रहा है। लेकिन रेड सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, मुझे सिर्फ रीत के साथ अपनी फार्मेसी चलानी है, बस यही मेरा सपना है। एल्बर्ट ये बात हजम नहीं कर पाता। वो चिल्लाता है, अगर तू मुझे हीरो नहीं बनने देगा तो कम से कम मुझे मार दे ताकि लोग मुझे एक महान इंसान के रूप में याद रखे। वो रेड पर हमला करता है, लेकिन रेड आसानी से उसका अटैक टाल देता है और एक ही अटैक में एल्बर्ट अपना हाथ खो बैठता है। एल्बर्ट जमीन पर गिरकर रोने लगता है क्योंकि उसके सपने बिखर चुके हैं। रेड उसे प्यार भरी लेकिन सीरियस होकर कहता है, देख भाई, हीरो बनने के लिए सिर्फ पावर्स नहीं, एक सच्ची सोच भी चाहिए। मुझे पता है कि तू हमेशा इस जगह का हीरो बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन तूने गलत रास्ता चुन लिया। दूसरी तरफ बीवी एल और आदमी को बीकॉक के घर लेकर जाता है। बाहर अब भी एक बड़ा भीड़ इकट्ठा है। बीवी दोनों लड़कों को अपने मैजिक से हवा में उठा देता है ताकि सब उनकी बातें सुन सके। एल जोर से चिल्लाता है, जो कुछ भी हुआ है ये सब थीव्स गिल्ड की प्लान थी। आदमी ने मेरी फैमिली को नहीं मारा, बल्कि उस नशे वाली दवा ने उसके दिमाग पर असर डाल दिया था। और अगर तुम सब भी अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो इस ड्रग का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दो। एल सबके सामने घोषणा करता है कि उसने आदमी को माफ कर दिया है और अब वो फिर से दोस्त बन गया है। अब लोगों के लड़ने का कोई कारण नहीं बचा, इसीलिए भीड़ शांत होकर बिखर जाती है। दूसरी तरफ बीकॉक यानी बेलियल को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। जब बीवी उसे मिलने जाता है तो बेलियल उसका असली नाम ले लेता है। तभी एक बड़ी सच्चाई सामने आती है, बीवी असल में डीमन जनरल शिशांदन है। शिशांदन तुरंत बेलियल का गला दबा देता है और कहता है, अच्छा हुआ कि हम रेड के सामने नहीं मिले, वरना काफी बड़ी दिक्कत हो जाती। फिर वो बेलियल से पूछता है, तूने डेविल्स ब्लेसिंग बेचने का और झूठ बोलने का फैसला क्यों किया कि ये एक्स डीमन के दिल से बनता है। असल में शिशांदन सच जानता था। वो कहता है कि अगर इंसानों को ये पता चल गया होता कि ये ड्रग उनकी असली शक्ति जगाने में मदद कर सकती है तो ये चीज डीमंस के लिए काफी बुरी साबित होगी। तभी बेलियल चिल्लाकर कहता है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है और अचानक वो अपनी असली शक्ल में आ जाता है, एक बड़े से सींग वाले बकरे के रूप में। वो जेल की दीवारें तोड़कर भाग निकलता है और सीधा एल्बर्ट की कैद में पहुंचता है। वो एल्बर्ट से कहता है कि वो उसे पावर्स दे सकता है ताकि वो यहाँ से भाग सके और हीरो की पार्टी ज्वाइन कर सके, लेकिन एल्बर्ट अब अंदर से टूट चुका था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी बेलियल उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था डीमन किंग को हराने के लिए और कहता है कि अब तुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। एल्बर्ट हार मान चुका था। वो बस ठंडी आवाज में कहता है, भाई तुझे जो करना है कर ले यार, मुझे मत खसी तो इन सब में। इसके साथ ही वो डीमन नए शर्ट पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और हम देखते हैं कि हीरो रूथी और उसकी टीम मुश्किलों से गुजर रही थी। जब से रेड को पार्टी से निकाला गया था सब कुछ अलग हो चुका था। शुरू में उनका सफर ठीक ठाक चल रहा था और उनके
के मैजिशियन एरिस ने रेड की जगह एक नए सदस्य को रिक्रूट भी कर लिया था। टर्की ने अपना नाम तीस से बताया, जो एक एसेसिन थे। वहाँ उसकी मुलाकात मार्शल आर्टिस्ट दानान और थियोडोरा से होती है। उसके बाद हीरो रूती उससे मिलने आती है। रूती की भयंकर ऑरा के बावजूद तीस से अपने चेहरे पर एक शांत स्वभाव बनाए रही। हालांकि मन ही मन वो काफी घबराई हुई थी। रूती ने अपनी टीम को बताया कि अगले दिन उन्हें पिछले डीमन लॉर्ड के हथियार को ढूंढने निकलना है, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं था। बहुत समय तक कोई सुराग नहीं मिला, जिस वजह से दानान चिढ़ जाता है। उसने खुल्लम खुल्ला एरिस से कह दिया कि वो ग्रुप को सही से मैनेज नहीं कर पा रहा। उसने ये भी कहा कि जब रेड उनके साथ था तब सब कुछ बहुत बेहतर होता था। दानान बताता है कि वो पार्टी छोड़कर रेड को ढूंढने जा रहा है। एरिस ने उसे रोकने की कोशिश की, पर दानान उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी रूती बाहर आई, जिसे देखते ही दानान पसीना पसीना हो गया। लेकिन रूती ने भी उसे रेड को ढूंढने की इजाजत दे दी, जिसने एरिस को झटका दे दिया। उसे लगा था कि एक इमोशनलेस हीरो कभी ऐसा आदेश नहीं देगी। जाने से पहले दानान ने थियोडोरा से बात की और दोनों ये मानने लगे कि एरिस हमेशा से ही रेड से नफरत करता था। दोनों ये भी सोचने लगे कि कहीं एरिस ने रेड को मार तो नहीं दिया, लेकिन उन्हें ये पूरा यकीन था कि रेड चाहे उसके पास आर्म स्किल से क्यों न हो, इतना काबिल था कि यहाँ के किसी भी योद्धा से लड़ सकता था और जीत भी सकता था। इस बात के साथ दानान अपने सफर पर निकल पड़ता है रेड को वापस लाने के लिए। कई दिनों तक रुद्धि हमेशा उसी उम्मीद में रही कि दानान उसके भाई को लेकर वापस आएगा। इसी बीच एरिस और ज्यादा परेशान होता गया, क्योंकि उसके किसी भी प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा था और अब तक उन्हें पुराने डीमन लॉर्ड के अंतिम हथियार का सुराग भी नहीं मिला। नई लड़की तिस से किसी से बात नहीं करती थी, इसीलिए थियोडोरा उसके पास गई। उसने तिस्से को बताया कि पहले ये टीम इतना बेकार नहीं था। उसने बताया कि हीरो की पार्टी में एक समय रेड नाम का एक बंदा था, जो लड़ाई के अलावा सब कुछ संभाल लेता था। थियोडोरा को लगता है कि हीरो और उनकी पार्टी को रेड की सख्त जरूरत है। हर छोटी बड़ी दिक्कत का सलूशन निकाल लेता था और जब जरूरत पड़ती थी तब लड़ाई में भी किसी के लिए बोझ नहीं बनता था। रात को रूती अपने टेंट के कोने में अकेले बैठी होती है। उसके पास इतनी शक्ति है कि उसे सोने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसके भाई के बिना रातें बहुत लंबी और उदास लगती है। जब रेड गायब हो गया था तब एरिस ने ये बताया था कि वो डीमन लॉर्ड की जानकारी लेने अकेले निकल गया है। उसने कई तरह की बातें बनाकर रूती को झूठ पर यकीन दिलाने की कोशिश की। फिर उसने कहा कि अब से वो रूती की मदद करेगा और रेड की जगह उसका ख्याल रखेगा। लेकिन अब रूती को समझ आ गया था कि एरिस झूठ बोल रहा था और उसने रेड के साथ कुछ बुरा किया है। ये सोचकर गुस्से में आकर उसने एरिस के सीने में एक जोर का मुक्का मार दिया और उसका शरीर चीर दिया। पर रूती जानती थी कि एरिस उनके मिशन के लिए जरूरी था, इसीलिए उसने उसे मरने से पहले ही पूरा हील कर दिया। उस दिन के बाद से एरिस अंदर ही अंदर रूती से डरने लगा। रूती को महसूस होता है कि उसके दिल में एक खालीपन आ गया है और वो चाहती है कि उसका भाई जल्द से जल्द वापस आए। थोड़ी देर बाद उन्हें पुराने डीमन लॉर्ड के अवशेषों की जगह का पता चलता है, जो एक रेगिस्तान में छुपी हुई थी। एरिस पूरा यकीन रखता है कि डीमन लॉर्ड का अंतिम हथियार वही कहीं छुपा है। वो घोषणा करता है कि उसकी ब्लेसिंग सेज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है, जो रूती के हीरो स्किल से कम है। इसी वजह से वो यकीन रखता है कि वो इस मिशन में सफल जरूर होंगे। तिस से पानी की बोतल भरने के लिए जा रही होती है जब रूती उससे अप्रोच करती है। एसेसिन लड़की घबरा कर पूछती है कि रूती कब सोती है, क्योंकि उसने कभी भी उसे आराम करते नहीं देखा। रूती शांत आवाज में जवाब देती है कि उसे सोना नहीं पड़ता। उसकी ब्लेसिंग की वजह से वो थकान, नींद, भूख, बीमारियां और इमोशन से मुक्त है। उसका ब्लेसिंग उसे एक ऐसे हीरो के रूप में बदल चुका है जो एक मशीन की तरह सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है। उसकी सफलता से जुड़े चीजें ही उसके पास बची है, बाकी सब कुछ उससे छीन लिया गया है। इसी वजह से चाहे वो अपने भाई को कितना भी याद करे, वो उसे ढूंढने नहीं जा सकती। जल्दी ही रूती और उसकी पार्टी रुइंस में एंटर करती है और वहाँ एक शैतानी डीमन से फिरती है। रूती तिस्से को ऑर्डर देती है कि वो हथियार से जुड़े कुछ सुराग ढूंढे, जबकि वो और बाकी सब उस डीमन से लड़ते हैं। उस लड़ाई के दौरान रूती को याद आता है कि उसके भाई ने उसे डीमंस के बारे में क्या सिखाया था। सभी डीमंस के पास एक जैसे ब्लेसिंग्स होते हैं, जो उन्हें सिर्फ तबाही मचाने और लोगों को मारने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे कि भगवान ने उन्हें इस दुनिया में विलेन का किरदार निभाने के लिए भेज दिया हो। रूती तेजी से डीमन की तरफ बढ़ती है और उस पर हमला करती है। थियोडोरा भी उसका साथ देती है। इसी बीच एरिस इस बात का ध्यान नहीं रखता कि डीमन उस पर अटैक करने वाला है। जब थियोडोरा उसे चेतावनी देती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और एरिस डर के मारे अपने कपड़े गीले कर लेता है। रूती उसकी रक्षा करती है और थियोडोरा की मदद से डीमन को खत्म कर देती है। फिर वो एरिस से कहती है कि उसे कभी भी अपने भाई की मदद करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एरिस इतना निकम्मा है कि उसका हर वक्त ध्यान रखना पड़ता है। एरिस अंदर ही अंदर अब भी जलन और इल्यूजन में जी रहा होता है। उसे लगता है कि रेड, दानान या फिर बाकी सब और पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, तभी उसे डीमन का हमला दिखाई नहीं दिया। तभी तिस से वापस आते और एरिस उससे पूछता है कि क्या उसे डीमन लॉर्ड का हथियार मिला। तिस से मुस्कुराकर कहते हैं कि उसे कुछ और भी बेहतरीन मिला है। वो सबको एक अंडरग्राउंड जगह में ले जाते हैं जहाँ वो डीमन लॉर्ड का खास एयरशिप दिखाते हैं। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन बिना देर के वो उस एयरशिप को अपने
कब्जे में ले लेते हैं। तिस्से इसके उड़ान भरने का काम संभालते हैं और रुति से पूछते हैं कि क्या वो कहीं जाना चाहती है। रुति हल्के आवाज में कहते हैं कि हाँ, वो एक जगह जाना चाहती है, लेकिन उसे नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये उसके हीरो होने की जिम्मेदारी के खिलाफ होगा। लेकिन एक रात एल्बर्ट और बेलियल हीरो की कैंप पहुंचते हैं और रुति उनकी सिचुएशन के बारे में जान के कुछ करने के लिए मजबूर हो जाती है। अगले सुबह एरिस हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि एयरशिप बिना उसके और थियोडोरा के उड़ चुकी है, लेकिन थियोडोरा बिल्कुल शांत होती है। एरिस अब भी ये सोच रहा होता है कि बिना उसके जादू शक्ति के रुति लड़ नहीं पाएगी, पर थियोडोरा उससे कहती है रुति अपने दम पर सब कुछ संभाल लेगी। उसके बाद वो हीरो के ट्रेन को चेक करने जाते हैं और वहाँ हीरो का बैच पड़ा देखते हैं। वो हैरान होती है कि रुति ने इसे क्यों छोड़ दिया। दूसरी तरफ तिस्से एयरशिप को पूरी रफ्तार से सुल्तान की तरफ उड़ा रही होती है और सोचती है कि सिर्फ हीरो की ड्राइवर बनके एक सुकून भरी जिंदगी जीना बेहतर है, बजाय एक एसेसिन के रूप में जीने का। वो रुति से पूछती है कि वो सुल्तान क्यों जा रही है। रुति जवाब देती है कि उसे उस ड्रग में इंटरेस्ट है जो एल्बर्ट ने उसे पिछली रात दिखाया था। जब बेलियल उसके पास आया था, उसने ये कहने की कोशिश की थी कि वो दूसरे डीमंस की तरह नहीं है। लड़ाई और तबाही मचाने की जगह वो उन डीमंस में से एक है जो पावरफुल भगवान की पूजा करते हैं और उसके एथिक्स के अनुसार जीना चाहते हैं। रुति को उसकी बातें अजीब लगी, लेकिन फिर उसने उस ड्रग के बारे में पूछा जो डेविल्स ब्लेसिंग्स कहलाता है। बेलियल ने समझाया कि ये ड्रग एक एक्स डीमन के दिल से बनाया जाता है और इसे लेने से एक व्यक्ति एक दूसरा ब्लेसिंग पा सकता है। जब कोई इसे लेता है तो उसका पहला ब्लेसिंग कमजोर हो जाता है, जिसे कमजोर डीमंस और प्राणियों को मारकर आसानी से लेवल अप किया जा सकता है। इसका प्रभाव सिर्फ कुछ समय के लिए होता है और जब ड्रग का असर खत्म होता है तो असली ब्लेसिंग और भी ज्यादा शक्ति के साथ लौट आता है। बेलियल ने कहा कि ये दवाई इंसानों को डीमन लॉर्ड से लड़ने और जीतने में मदद कर सकती है, लेकिन रुति को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। उसे बस ये पसंद आया कि ये उसकी ब्लेसिंग को कमजोर कर सकती है। वो कहती है कि क्योंकि जहर और शराब उस पर काम नहीं करते, इसलिए वो इस ड्रग को खुद पर टेस्ट करना चाहती है। रुति पूरी थैली खा जाती है, जो इतना ज्यादा होती है कि पूरा गाँव ओवरडोज हो सकता था। इसका परिणाम देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। अब रुति को इस नशे की एक नॉर्मल सप्लाई चाहिए। वहाँ उसे इसके पीछे का असली दिमाग मिलने की उम्मीद है, शायद कोई गॉडविन नाम का व्यक्ति। वो तिस्से से कहते हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद उसे एक आम एडवेंचरर की तरह ट्रीट करे और ये बात राज रखे कि वो असली हीरो है। तिस्से सिर्फ उसके साथ खड़े होने से भी घबराई हुई होती है, लेकिन शांत चेहरे के साथ उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। इसी बीच रेड अपनी दुकान में बोर हो रहा होता है क्योंकि सर्दी आ चुकी है और लोग अपने घर से बाहर निकलने में सुस्ती महसूस कर रहे हैं। रीत हॉट चॉकलेट लेकर आती है और कहती है कि ठंड में लोगों की पसंद की कोई चीज मिलनी चाहिए। फिर उसे याद आता है कि उसके देश में लोग सर्दियों के समय हैंड वार्मर्स का इस्तेमाल करते थे। रेड को ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन उसे चिंता होती है कि शायद ये सफल ना हो। रीत उसे तसल्ली देती है कि ये अच्छा चलेगा और फिर रेड कुछ सैंपल तैयार करता है ताकि अपने दोस्तों को बांट सके, जिनमें गॉन्ज, स्टॉर्म, डॉक्टर और गिल के कुछ लोग शामिल होते हैं। सबको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आता है और जब रेड घर लौटा है तो उसके हाथ बिल्कुल ठंडे होते हैं क्योंकि सारे हैंड वार्मर्स खत्म हो चुके होते हैं। रीत रास्ते में उससे मिलते हैं और जब दोनों इस बारे में बात करते हैं कि सबको प्रोडक्ट कितना पसंद आया, तभी बर्फ गिरने लगती है। रेड कहता है कि उसे अपने और रीत के लिए भी कुछ हैंड वार्मर्स बचा लेने चाहिए थे। तभी रीत अपना हाथ सामने करते हैं और दिखाते हैं कि उसके पास एक बचा हुआ है। दोनों उसे अपने हाथों में पकड़कर एक साथ चलने लगते हैं, फिर एक बेंच पर बैठ जाते हैं, मस्ती करते हैं, एक दूसरे से फ्लर्ट करते हैं और प्यारे से मौसम में एक प्यारा सा स्मूच करते हैं। कुछ दिन बाद तिस्से और रुति सुल्तान के करीब एक जंगल में लैंड करते हैं। तिस्से रुति के लिए नए कपड़े तैयार करते हैं ताकि कोई भी उस पर शक न करे, लेकिन उसे रुति की तलवार की चिंता होती है। रुति कहती है कि वो इसके बारे में कुछ कर लेगी। वो तिस्से को अपने तलवार देते हैं और जंगल में चली जाती है। कुछ मिनट बाद वो एक नई तलवार के साथ वापस आते हैं और कहते हैं कि ये उसे गॉब्लिन्स के एक बस्ती में मिली, जिनको उसने अपने मैजिक से हील किया था। उसके बाद दोनों शहर की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन एक गार्ड ब्रिज पर खड़ा होता है जो लोगों से पार होने के लिए पैसे मांग रहा होता है। रुति उससे पूछती है कि ये तो स्कैम है, तो वो कहता है कि ये उसका नया धंधा है जो उसने सोचा है। रुति पैसे देने से मना कर देती है, जिसे देखकर गार्ड उस पर हमला कर देता है, लेकिन रुति सिर्फ एक हाथ से उसे जोर से मारकर नदी में गिरा देती है। कुछ देर बाद वो बेवकूफ गार्ड आग के सामने बैठकर अपने कपड़े सुखा रहा होता है। तभी रेड उस ब्रिज को पार कर रहा होता है। गार्ड तुरंत रेड के पास भागता है और बताता है कि एक बहुत ताकतवर लड़की अभी अभी उसे जबरदस्त तरीके से धुलाई करके नदी में फेंक चुकी है और उसकी सारी चीजें पानी में बह गई है। वो रेड के सारे पैसे छीनना चाहता है, लेकिन रेड उसे एक जोर का मुक्का मारकर फिर से हवा में उड़ा देता है। जल्दी ही रुति शहर में एंटर करते हैं। अपने कंधे पर एक बड़े से डीमन को उठाकर लाते हैं जो उसने रास्ते में शिकार किया था। गार्ड इतना हैरान हो जाता है कि उससे कोई सवाल पूछने की भी हिम्मत नहीं होती। रुति समझ नहीं पाती कि वो अपने पहचान को कैसे कम दिखाए, इसीलिए वो तुरंत एक होटल में जाकर आराम करने का फैसला करते हैं। उसी रात जब रेड सुल्तान वापस लौट रहा होता है और गेट बंद होने वाला होता है, एक गार्ड उसे दरवाजा बंद होने से पहले ही अंदर बुला लेता है और उसे शराब पीने चलने का इन्विटेशन
इनविटेशन देता है। वो दोनों एक लोकल खाने की जगह में जाते हैं जहाँ तिस्से भी शहर को देखने आई होती है। रेड उससे बात करने लगता है और देखता है कि वो अच्छी तरह से तैयार है और अपनी पहचान को छुपा रही है, जो ये प्रूव करता है कि शायद वो एक जासूस या फिर एसेसिन है। दूसरी तरफ तिस्से भी रेड की तेज सेंसेस और छुपी हुई ताकत को महसूस करते हैं और दोनों एक दूसरे को एक प्रो फाइटर समझने लगते हैं। बाद में तिस्से वापस होटल में आते हैं और रुति को बताते हैं कि उसने एक ऐसे आदमी से मुलाकात की है जो उनके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। उसका मानना है कि रेड शायद शहर का सबसे शक्तिशाली योद्धा है और उन्हें उसे पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन रुति नहीं समझ पाती कि तिस्से जिसके बारे में बात कर रही है वो असल में रेड है, उसका बड़ा भाई। अगले दिन रुति उस प्रिजन को इन्वेस्टिगेट करते हैं जहाँ वो एल्केमिस्ट बंद है जिसने वो अनोखी नशीली दवा बनाई थी। वो सोचते है कि अगर रेड होता तो वो इसे तोड़कर कैसे छुटकारा दिलाता, और बस ये सोच कर उसका मन अपने भाई की यादों में खो जाता है। उस दरख्त की वजह से उसकी ब्लेसिंग कमजोर हो चुकी है और उसके इमोशंस वापस लौट आए हैं, इसीलिए अब उसने ये तय किया है कि वो अपने भाई को ढूंढेगी। उसी रात रुति और तिस्से चुपके से कारागार में घुस जाते हैं और एक आंख वाले आदमी के कमरे में पहुंचते हैं जिसका नाम है गॉडविन। रुति गॉडविन से मांग करती है कि वो उसके लिए डेविल्स ब्लेसिंग दोबारा बनाए और गॉडविन इतना डरा होता है कि वो इनकार नहीं कर पाता। अगले दिन तिस्से उठती है और देखती है कि रुति सो नहीं सकती क्योंकि दवा का असर खत्म हो चुका है। रुति गॉडविन को ठीक करने का प्लान बनाते हैं ताकि वो फिर से काम शुरू कर सके, और तिस्से को उसके लिए दवा ढूंढने के लिए कहते हैं क्योंकि वो अपने हीलिंग पावर का पता नहीं लगने देना चाहते। तिस्से एक अच्छी दवाई की दुकान के बारे में पता लगाते हैं और रुति को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही रुति दुकान के अंदर जाते हैं उसकी नजर सीधा रेड पर पड़ती है। दोनों अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते कि वो एक दूसरे से दोबारा मिल रहे हैं। रुति मुस्कुराती है और अपने भाई को गले लगाने के लिए भागती है। दुकान में गॉन्ज भी मौजूद होता है और वो हैरान रह जाता है क्योंकि रेड ने कभी अपने बहन के बारे में कोई बात नहीं की थी। वो उन्हें अकेले छोड़कर चला जाता है और तिस्से रेड से पूछती है कि क्या वो एल्फ को जाने देना ठीक समझता है, जबकि उसने उनका सीक्रेट जान लिया है। लेकिन रेड गॉन्ज पर भरोसा करता है, इसीलिए वो इस बात को लेकर चिंता नहीं करता। इसके बाद तिस्से अपनी पहचान रेड को बताती है और कहती है कि वो उसकी जगह हीरो की पार्टी में हायर हुई है। रुति रेड से पूछती है कि क्या वो किसी के साथ रहता है, और जैसे ही उसे रीत के बारे में पता चलता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। रेड तुरंत बात बदलने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि उसने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि एरिस ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। रुति वादा करती है कि जब वो वापस जाएंगे तो वो एरिस को अच्छी तरीके से सबक सिखाएगी। वो रेड से दोबारा पार्टी में शामिल होने की रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि सब उसे वापस चाहते हैं। वो ये भी बताती है कि यारंद्रला उसके जाने के बाद चली गई और दानान भी उसे ढूंढने के लिए अकेला निकल पड़ा। रेड हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि रुति की पार्टी बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन अब वो इस शहर को नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसने यहाँ जीने का एक नया वजह ढूंढ लिया है। जैसे ही रुति ये सुनती है वो बताती है कि अब वो भी इस शहर में शिफ्ट होगी। रेड और तिस्से दोनों ये सुनकर शॉक जाते हैं। थोड़ी देर बाद रीत शॉपिंग से वापस आते हैं और जैसे ही उसकी नजर रुति पर पड़ती है वो भी हैरान रह जाते हैं। फिर रेड सबके लिए चाय लाता है और रुति से पूछता है कि वो सुल्तान क्यों आई है। रुति कहते हैं कि वो किसी ऐसे आदमी को ढूंढने आई थी जो उसके मदद डीमन लॉर्ड को हराने में करे, और बोनस में उसे अपना भाई मिल गया। रीत थोड़ा घबरा जाते हैं और उसे डर होता है कि कहीं रुति रेड को उसे छीन ना ले, लेकिन रेड उसे यकीन दिलाता है कि उसका कहीं और जाने का कोई इरादा नहीं है और वो यहाँ उसके साथ ही रहेगा। रीत रुति की तरफ देखते हैं जैसे उसकी परमिशन चाहती हो, और रुति भी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि रेड यहाँ रहने का प्लान बना चुका है। उसके बाद रुति अपने होटल की तरफ निकल जाते हैं और रेड उसे कहता है कि जब चाहे वो घर आ सकते हैं। जब रुति जा रही होती है उसे अचानक से एक झटका लगता है क्योंकि दवा का असर खत्म हो चुका होता है और वो तुरंत एक और दोस्त ले लेती है। रात को तिस्से गॉडविन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब वो लोग सुल्तान नहीं छोड़ने वाले हैं। गॉडविन घबरा जाता है क्योंकि अगर उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो इस बार उसका फांसी तक पहुंचना पक्का है। तिस्से वापस रुति के पास जाकर बताती है कि गॉडविन को ड्रग बनाने के लिए एक अच्छे तरह से तैयार किया हुआ लैब चाहिए और उसने उसके लिए पहले ही कुछ प्लानिंग कर ली है। उसने पास के पहाड़ों में कुछ एल्वेन रूइंस के बारे में सुना है और चाहती है कि लैब वहाँ सेटअप किया जाए। तिस्से को लगता है कि यह आइडिया थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन उसी वक्त रुति अचानक उसकी तरफ मुड़ जाती है। तिस्से घबरा जाते हैं जैसे वो देखती है कि हीरो अपना हाथ उसके पेट स्पाइडर की तरफ बढ़ा रही है और वो तुरंत पीछे जंप करते हैं और अपनी तलवार निकाल लेते हैं। वो महसूस करते हैं कि शायद रुति उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन रुति कहते हैं कि उसका किसी को भी चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। वो इस गलतफहमी के लिए माफी भी मांगते हैं। तिस्से को एहसास होता है कि जब पूरी दुनिया हीरो से दुनिया को बचाने की उम्मीद लगा रही थी तब तक उसकी अपने पार्टी के लोग भी उसे डरते थे। उसके पास कोई दोस्त नहीं था और इसी वजह से वो ये भी नहीं जानती थी कि दूसरों से कैसे बात की जाए। तिस्से को अफसोस होता है कि उसने उस पे अपने तलवार तान दी और फिर वो रुति के पास जाकर उसे अपने पेट स्पाइडर को छूने देती है। अगले दिन रुति अपने भाई की शॉप में मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी भयंकर ऑरा की वजह से सब लोग भाग जाते हैं। रेड उससे कहता है कि थोड़ा मुस्कुराया करे, लेकिन
उसके लिए ये भी मुश्किल होता है। फिर रेड उसे कहता है चलो मैं तुम्हें शहर घुमा के लाता हूँ ताकि तुम थोड़ा रिलैक्स कर सको। वो पहले उसे सोना ले जाता है जहाँ सब लोग उसकी तारीफ करते हैं कि वो कितनी प्यारी लग रही है, और रुति शर्मा कर रेड के पीछे छुप जाती है। जब वो सोना से बाहर निकलता है रुति माफी मांगती कि वो इतना ज्यादा अटेंशन ले रही थी। रेड कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ कोई भी उनके काम में टांग नहीं अड़ाएगा। वो उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है कि वो उसका अभिमान है, उसकी खुशी है। रुति प्रे करती है कि ये दिन कभी खत्म ना हो। इसी बीच एरेस और थियोडोरा सुल्तान की तरफ सफर कर रहे होते हैं ताकि हीरो को ट्रैक कर सके, और एल्बर्ट उनका गाइड बन के चल रहा होता है। एरेस को देख के समझ आ जाता है कि अब वो मेंटली बहुत ज्यादा बीमार हो चुका है, लेकिन बदकिस्मती से हीलिंग मैजिक इसका इलाज नहीं कर सकती। एल्बर्ट अभी भी काफी उदास है और उसे लगता है कि उसने किसी की मदद नहीं की। थियोडोरा उसे कहती है कि तुम हमें हीरो तक ले जा रहे हो और यही काफी है। सुल्तान में रेड रुति और तिस्से को डिनर के लिए बुलाता है। वो उनके लिए रुति का फेवरेट डेजर्ट बनाता है और तिस्से के स्पाइडर के लिए भी एक स्पेशल खाना तैयार करता है। रेड रुति से कहता है कि वो अपने होटल वापस जाने से पहले नहा ले, क्योंकि अब वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि अपने भाई के साथ नहीं नहा सकती, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो रिद के साथ नहाएगी। तिस्से भी एक्साइटेड होती है और कहती है कि वो एक बात एक्सपर्ट है। नहाने के दौरान रुति रिद से पूछती है कि उसके और रेड के बीच कैसा चल रहा है। रिद कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ किया है सिवाय बेबी बनाने के। रिद रेड के बचपन के बारे में भी क्यूरियस होती है और रुति उसे बताती है कि रेड पहले से एक बेहतरीन इंसान था जो हमेशा उसका ख्याल रखता था। फिर वो एक कहानी सुनाती है उनके बचपन की, जब उसका ब्लेसिंग लेवल अप नहीं हुआ था और वो अभी भी कमजोर था। एक दिन वो अपने खोई हुई दोस्त को ढूंढने निकले। हीरो होने के नाते उसने अपने दोस्त को एक केव के सामने ढूंढ लिया, लेकिन जैसे ही वो उसे बचाने गई एक आउल बियर ने उस पर हमला कर दिया। अब क्योंकि वो एक हीरो है तो उसने अपने दोस्त की जान को अपनी जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा और खुद घायल हो गई। उसने खुद को हील किया और लड़ते हुए आउल बियर की आंख में चाकू घुसा दिया, लेकिन उसके बाद आउल बियर ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके दोस्त भाग गए। रुति मुश्किल से उठने की कोशिश कर रही थी। उसे लग रहा था कि जीतने का कोई चांस नहीं है। वो पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगे और उसी वक्त रेड वहाँ आया और एक ही अटैक में उस आउल बियर को 2 टुकड़ों में काट दिया। उसने रुति को गले लगाया और कहा अब सब ठीक है। रुति रित को बताती है कि उसका ब्लेसिंग उसके इमोशंस को गायब कर देता है। रुति कहती है कि वो वर्तमान में किसी भी चीज का मजा नहीं ले सकते और उसे बस अपने बीते हुए पलों के एहसास याद करके ही अपने इमोशंस संभाले रखने पड़ते हैं। वो मानती है कि उसे रित और यारंदला से जलन होती थी क्योंकि वो लोग खुल के अपने फीलिंग्स दिखा सकते थे और रित तो रेड के करीब ही आ रही थी। रुति रो पड़ती है और कहती है कि वो हीरो बनना ही नहीं चाहती थी, वो सिर्फ रित जैसे किसी आम इंसान की तरह रहना चाहती थी। तिस्से ये सारी बातें चुपके से सुन रही होती है और तब उसे एहसास होता है कि अब तक सिर्फ रेड ही था जो रुति को बचा सकता था, लेकिन अब वो कसम खाते हैं कि वो हमेशा रुति के साथ रहेगी और एक दोस्त के रूप में उसे उसकी जिम्मेदारी के बोझ से बचाएगी। अगले दिन तिस्से रेड और रित से अकेले ही मिलने आते हैं। वो उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उसे रुति का दोस्त बनने दिया, लेकिन वो यहाँ उसकी पोल खोलने आई है डेविल्स ब्लेसिंग के इस्तेमाल के बारे में। रेड ये सुनकर शौक चाहता है कि डीमन बेलियल खुद उसके पास आया था और रुति को एक नशेड़ी बना दिया। उसका मानना है कि रुति के हीरो ब्लेसिंग के कारण उसका शरीर हर जहर से सुरक्षित है, लेकिन अगर ड्रग उसके ब्लेसिंग को कमजोर कर रहा है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी जल्दी दिखने लगेंगे। तिस्से ये भी बताते हैं कि वही लोग गॉडविन को जेल से चुरा कर लाए थे और फिर वो रेड से पूछते हैं कि अब वो अपनी बहन से नाराज है इन सब के लिए। रेड चाहता है कि इस बार अपनी बहन को माफ कर दे क्योंकि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तिस्से ये सुनकर खुश होते हैं और गुजारिश करते हैं कि वो ये बात रुति को भी खुद जाकर बताए, क्योंकि हो सकता है कि रुति अभी भी डरी हुई है कि रेड उससे नाराज है। तिस्से रेड से ये भी कहते हैं कि वो गॉडविन के लैब के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीद ले जब तक वो रित को ले जाके वो जगह दिखाते हैं। इसी बीच एरेस और उनका ग्रुप भी सुल्तान पहुंच चुका होता है और वो लोग पूरे शहर में भटक रहे होते हैं ताकि हीरो के बारे में कुछ क्लू ढूंढ सके। उन लोगों ने अपने आप पर एक इनविजिबिलिटी स्पेल डाला होता है ताकि चुपके से घूम सके, लेकिन डीमन शिशांदर जो एक एडवेंचरर बीवी के रूप में फेस बदल के घूम रहा है उनकी मौजूदगी महसूस कर लेता है। दूसरी तरफ रेड मार्केट में वो इक्विपमेंट्स खरीद रहा होता है, तभी दानन उससे मिलता है और हम देखते हैं कि उसका एक हाथ नहीं होता। वो दोनों बैठकर बातें करते हैं कि पार्टी छोड़ने के बाद क्या क्या हुआ, लेकिन वो नहीं देख पाते कि थियोडोरा और एल्बर्ट उनके पास ही बैठे होते हैं इनविजिबिलिटी स्पेल के प्रोटेक्शन में। दानन रेड से पूछता है कि उसने पार्टी क्यों छोड़ी और रेड जवाब देता है कि वो पार्टी के लिए बैटल में एक बोझ बन गया था, लेकिन दानन इस बात से सहमत नहीं होता और कहता है कि रेड एक जबरदस्त वॉरियर है जो बड़े से बड़े खतरे में भी शांत रह सकता है। वो चाहता है कि रेड दोबारा पार्टी ज्वाइन करे, लेकिन सबकी तरह रेड उसे भी मना कर देता है। फिर रेड दानन को बताता है कि रुति भी अभी शहर में ही है और कैसे वो अपनी ब्लेसिंग की वजह से मेंटली और इमोशनली तकलीफ में है। दानन की समझ उतनी गहरी नहीं होती, लेकिन कम से कम उसे ये बात समझ आती है जो मेरे कुछ दोस्तों को भी समझ नहीं आती। वो रुति की ब्लेसिंग की कॉम्प्लिकेशंस को पूरी तरह समझ नहीं पाता, लेकिन वो ये जरूर डिसाइड करता है कि वो जितना हो सके वो उसकी मदद करेगा। लेकिन किसी भी जल्दबाजी में फैसला लेने से पहले रेड उससे कहता
कहता है कि पहले अपनी कहानी तो बताओ। दानान कहता है कि वो चलते चलते बताएगा और ये भी बोलता है कि उसका राइट आर्म खोना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ एरिस एक होटल में आराम कर रहा होता है, तभी दानान उससे मिलने आता है, लेकिन इस दानान के दोनों हाथ सही सलामत होते हैं। इसका मतलब ये है कि शायद ये असली नहीं बल्कि नकली दानान है। नकली दानान एरिस को बताता है कि रेड रीत के साथ यहाँ सेटल हो गया है और उन दोनों का एक छोटा सा फार्मेसी भी है। ये सुन के एरिस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और शिकायत करता है कि उसने रेड को टीम से निकालने के बाद उसने सच में रिटायरमेंट ले लिया और उस लड़की से शादी करने का सोच लिया जिससे वो प्यार करता था। एरिस दानान से कहता है कि उसे रेड के शॉप ले चले ताकि वो उसे हीरो की जिंदगी से हमेशा के लिए हटा सके, चाहे उसके लिए उसे जानलेवा हमला ही क्यों ना करना पड़े। नकली दानान उस पागल एरिस को फार्मेसी ले जाता है। एरिस गुस्से में आकर शॉप में तूफान मचा देता है। वो मेडिसिन के बोतल को तोड़ देता है, पौधों को गिरा देता है और फिर उनके बेडरूम में जाकर उनके बेड को तलवार से चीर देता है। नकली दानान उसे सब कुछ करने देता है, बल्कि वो उसकी बेकार से नफरत भरी हरकतों को देखकर मजे लेता है। दूसरी तरफ रेड और असली दानान तेजी से उनके शॉप की तरफ भाग रहे होते हैं और रास्ते में दानान उसे बताता है कि डीमन जनरल शिशांदर अभी भी जिंदा है। उनका पहले एक फाइट हुआ था जब वो रेड को ढूंढ रहा था और उस फाइट में शिशांदर ने उसका हाथ काट दिया और उसे समंदर में फेंक दिया। दानान कहता है कि अभी वो डीमन इस एरिया में एक इंसानी एडवेंचरर के रूप में घूम रहा है। रेड को यकीन नहीं होता कि वो डीमन जिंदा हो सकता है क्योंकि रूती ने उसका दिल चीर दिया था, लेकिन दानान कहता है कि उस बारे में बाद में सोचना। तभी एक स्पिरिट ड्रैगन उनके ऊपर से उड़ता हुआ गुजरता है और वो लोग नहीं देख पाते कि एरिस और नकली दानान उस ड्रैगन के ऊपर बैठे हुए हैं। वो अभी भी उस ड्रैगन पर शक कर रहा होता है जो एल्वेन रूइंस की तरफ जा रहा होता है और वो उसके पीछे भागने का फैसला करते हैं। रेड पूरी ताकत से भागता है और रीत और तिस्से के पास पहुंच जाता है। वो उन्हें बताता है कि दानान भी रास्ते में ही है। रीत माफी मांगते है क्योंकि उसकी पहले ही दानान से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन उसने रेड को नहीं बताया था। रेड उससे पूछता है कि क्या उसने तब दानान में कुछ अलग देखा था, लेकिन रीत को कुछ याद नहीं आता। तब रेड समझ जाता है और रीत को बताता है कि दानान का राइट आर्म मिसिंग है जो शिशांदर ने काट दिया था। वही शिशांदर जो चमत्कारी तरीके से दिल में तलवार घुसने के बाद भी जिंदा बच गया था। रेड ये भी बताता है कि शिशांदर के पास ये पावर थी कि वो अपना हुलिया बदल सकता था जिसे भी वो खा जाता था। तो नकली दानान शिशांदर ही है। रीत को अफसोस होता है कि उसने रेड से ये राज छुपाया और वो कहती है कि अगर उनकी मुलाकात शिशांदर से होती है तो वो उसे खुद मार देगी। रेड भी उस बैटल में उसका साथ देने का वादा करता है। इसके बाद वो ड्रैगन के पीछे और तेज भागता है और एल्वेन रूइंस तक पहुंच जाता है। रेड एक मैजिकल ग्लो स्टिक का यूज करता है अंधेरे में रास्ते देखने के लिए और फिर एक गड्ढे में स्लो फॉल स्किल का यूज करके नीचे उतरता है। रूइंस को एक्सप्लोर करते हुए उसे एक बोर्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है हीरो एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटी और वो हैरान होता है कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर वो उस रूम तक पहुँचता है जहाँ गॉडविन को रखा गया होता है और उसे पूछता है कि रूती कहाँ है। गॉडविन कहता है कि उसे कुछ पता नहीं और वो रूती को बुलाने से भी मना कर देता है। तब रेड उसका हाथ मोड़ देता है और रूती दौड़ते हुए आते हैं अपने ड्रग डीलर को बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो अपने भाई को देखते हैं वो अपना हथियार गिरा देते हैं। रेड उसे एक प्राइवेट बात के लिए ले जाता है और बताता है कि उसने तीसरे से सब कुछ सुन लिया है। वो अपनी बहन को ड्रग्स लेने के लिए नहीं डांटता बल्कि कहता है कि वो एक ऐसी दवाई पर काम कर रहा है जो ब्लेसिंग के पावर्स को कंट्रोल कर सकता है। रूती हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है जब उसने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को बचाने और दूसरों की मदद करने में लगा दी। रेड कहता है कि उसने हमेशा सिर्फ अपनी बहन को बचाना चाहा और दूसरों की मदद तो बस एक रास्ते में हो गया काम था। रेड कहता है कि रूती के पास अपना रास्ता चुनने का पूरा हक है और अगर वो हीरो बनना छोड़ना चाहते हैं तो वो उसके फैसले का पूरा साथ देगा। रूती इस बात पर तुरंत यकीन नहीं कर पाते और उसे दोबारा यकीन दिलाने को कहती है। तब रेड एक बार फिर कहता है कि उसका जीवन उसका अपना है और उसे जो सही लगे वो वही कर सकती है। रूती इमोशनल हो जाते हैं और रेड का शुक्रिया अदा करते हैं हमेशा उसके साथ रहने के लिए। थोड़ी देर बाद रीत और तीसरे भी रूइंस में पहुंच जाते हैं और तीसरे रूती से माफी मांगते हैं उसे रेड के सामने एक्सपोज करने के लिए, लेकिन रूती उसे पहले ही माफ कर चुकी होती है और उसका शुक्रिया करते हैं कि वो रेड को यहाँ ले आई। रेड गॉडविन से बात करना चाहता है कि एक्स डीमन के दिल से दवाई कैसे बनाई जा सकती है, लेकिन उससे पहले रूती उसे बताती है कि बेलियल ने उसे कहा था कि जो नई ब्लेसिंग उस ड्रग से मिलती है वो एक्स डीमन की बची हुई इविल पावर्स की वजह से होती है, लेकिन उसके केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके अंदर एक्स डीमन की ब्लेसिंग की जगह एक नई बिना नाम वाली ब्लेसिंग बन रही है। उस नई ब्लेसिंग में ना कोई स्किल है और ना ही कोई पावर्स और रेड ये सुनकर हैरान रह जाता है। गॉडविन भी कहता है कि उसने ऐसी ब्लेसिंग के बारे में कभी नहीं सुनी, लेकिन वो मानता है कि अगर एक्स डीमन की ब्लेसिंग एक्टिवेट नहीं होती तो रूती को ड्रग के साइड इफेक्ट से गुजरना नहीं पड़ेगा। सब लोग थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है, लेकिन तभी तीसरे सबको वार्निंग देते हैं कि कुछ बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। एक बड़ी सी डरावनी आंखों वाली चुंड उनकी तरफ आती है और रेड तुरंत समझ जाता है कि ये एक मैजिक स्पेल है और जिन लोगों से ये आंखें टकराती है उनका लोकेशन इसके मालिक को बता देती है, लेकिन रूती को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लाइटनिंग मैजिक से सारी आंखें उड़ा देते हैं
है और भाग जाती है। रेड उसके पीछे दौड़ता है और रित को कहता है कि वो गॉडविन को प्रोटेक्ट करती रहे। रूथी स्पेल के मालिक का लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं और उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहाँ एरेस उसका इंतजार कर रहा होता है। एरेस पूरी तरह पागल हो चुका होता है और ऐसा लगता है जैसे उसे तुरंत किसी मेंटल हॉस्पिटल भेजने की जरूरत है। वो रूथी से कहता है, चलो मेरे साथ, हम दोनों मिलकर डीमन लॉर्ड को हरा सकते हैं और हमें किसी और कमजोर इंसान की जरूरत नहीं है। रूथी उससे कहते हैं कि अब वो हीरो बनना छोड़ रही है, लेकिन एरेस ये सब बकलोले सुनने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि रूथी सिर्फ अपने लूजर भाई रेड के लिए ये सब कर रही है। रेड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एरेस उस पर एक जबरदस्त अटैक करता है और उसे दीवार में टकरा देता है। एरेस चिल्लाता है कि अब जब उसने उसका बोझ हटा दिया है, रूथी उसके साथ आजाद होकर आ सकती है, लेकिन रूथी गुस्से में आकर उसे चाकू मार देती है। वो कहती है कि अगर रेड को ज्यादा चोट आई होती तो वो एरेस की जान ले लेती, लेकिन अब वो किसी भी हालत में उसके साथ वापस नहीं जाने वाली। फिर वो रेड के पास जाकर उसे हील करते हैं और एरेस को जख्मी छोड़कर वहाँ से चली जाती है। एरेस हर गुजरते पल के साथ और ज्यादा पागल होता जा रहा होता है और चिल्लाता है, अब तो हीरो भी एक बेवकूफ है, उसे बचाया नहीं जा सकता। तभी फेक दानान यानी शिशानदन ये सब देख रहा होता है और वो बीवी के रूप में बदलकर एरिस के पास आता है और उसे एक हीलिंग पोशन देता है। एरिस खुद को मैजिक से हील करता है और फिर शिशानदन से कहता है कि उसे पता है कि वो कौन है, क्योंकि उसके पास अप्रेजल स्किल है। शिशानदन सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है कि उसका एरिस से लड़ने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वो एक टेम्पररी अलायंस बनाना चाहता है। वो एरिस को बताता है कि पहले हीरो का एक पुराना वेपन इन रुइंस में छुपा हुआ है और अगर वो तलवार रूथी को दे दिया जाए तो वो उसके पास वापस आ सकती है। जब शिशानदन एरिस को उस तलवार तक ले जा रहा होता है, तब एरिस को अपनी पहली मुलाकात रूथी के साथ याद आती है और कैसे उसने तभी समझ लिया था कि रूथी दुनिया को बचाने वाली है। उसने हीरो की ब्लेसिंग को हमेशा रेस्पेक्ट किया है और अपनी जिंदगी उस ब्लेसिंग को सपोर्ट करने में लगा दिया, लेकिन अब उसका सब कुछ उससे छीन गया है और अब वो हर हाल में उसे वापस पाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ रेड और रूथी अपने ग्रुप से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि एरिस यहाँ था और उसका प्लान रूथी को अपने साथ ले जाने का था। इससे एरिस पर नजर रख रहा था और उसने सबको बताया कि एरिस किसी दूसरे आदमी के साथ बेसमेंट की तरफ जा रहा था, जो अपनी असलियत को मैजिक से छुपा रहा था। रीत को शक है कि वो दूसरा आदमी शिशानदन हो सकता है और रेड चाहता है कि वो एरिस का सामना करे और उसे बताए कि वो एक डीमन के चाल में फंस गया है। गॉडविन, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सबसे पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, तो उसे मजबूरन ग्रुप के साथ बेसमेंट की तरफ जाना पड़ता है। इसी बीच दानान, थियोडोरा और एल्बर्ट भी रुइंस में घुस चुके होते हैं। दानान तुरंत दुश्मन को ढूंढकर उससे लड़ना चाहता है, लेकिन थियोडोरा उसे संभालने को कहती है क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। दानान उसे तुरंत इग्नोर कर देता है और अकेले ही भाग जाता है, अपने पावरफुल पंचेस से दीवारों को तोड़ते हुए। शिशानदन और एरिस रुइंस के सबसे नीचे लेवल पर पहुंच जाते हैं, जो एक हाईटेक लैब जैसा होता है। तभी दानान एक खिड़की तोड़कर अंदर कूद जाता है, एक स्केलेटन से तलवार उठाता है और शिशानदन की तरफ फेंक देता है। शिशानदन आखिरी पल में उसे रोक लेता है, लेकिन झटके से उसके हाथ सुन हो जाते हैं। एरिस दानान को बिना एक हाथ के देखकर हैरान रह जाता है। दानान उससे कहता है कि वो साइड हो जाए ताकि वो अपनी लड़ाई खत्म कर सके। शिशानदन पहले अटैक करता है, सोचता है कि दानान अब कमजोर हो गया होगा, लेकिन दानान अपने बाएं हाथ से उसे ऐसे पंच मार देता है कि वो दीवार से टकरा जाता है। दानान कहता है कि जब उसका दायां हाथ कट गया था, तब से उसने अपने लेफ्ट हाथ से ट्रेनिंग शुरू कर दी थी और पहले से और भी ज्यादा पावरफुल बन गया है। वो एक जबरदस्त पंच के साथ शिशानदन को दीवार से चिपका देता है, फिर नॉन स्टॉप पंचेस और किक से उसका बुरा हाल कर देता है। शिशानदन लड़ नहीं पा रहा होता और एरिस से मदद मांगता है। एरिस सोचता है कि क्या उसे दानान पर अटैक करना चाहिए, जो उसका पुराना साथी था और क्लोज कॉम्बैट में उसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसकी लालच जीत जाती है। वो चाहता है कि पहले हीरो का वेपन उसे मिले, इसीलिए वो दानान पर एक थंडर स्पीयर से अटैक करता है। दानान अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन लाइटनिंग के इफेक्ट से कुछ देर के लिए स्टन हो जाता है। शिशानदन तुरंत अपने तलवार से उसके पेट में अटैक करता है, जिससे एक धमाका होता है। बहुत ज्यादा चोट लगने के बावजूद दानान अभी भी खड़ा होता है। उसे पूरी तरह से हराने के लिए शिशानदन अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो अपने 6 शॉट टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन दानान सिर्फ अपने लेफ्ट आर्म से उसके हर एक अटैक को पलटवार करता है और एक एक करके उसके सभी तलवारें तोड़ देता है। लेकिन शिशानदन ने एक ब्लेड अपने पैर के नीचे छुपा रखी थी, जिससे वो दानान को चुपके से घुसा देता है। दानान हार मान लेता है और बेहोश हो जाता है। एरिस को अपने पुराने टीममेट को हारता देख कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब उसने किसी को धोखा दिया हो। उसने बीविचिंग वुड्स के पार जाते समय रेड पर हमला करने का प्लान बनाया था, क्योंकि उसे पता था कि रेड कितना स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से एरिस उसे हटा देना चाहता था, क्योंकि जब तक रेड उसके आसपास होता है वो कभी भी हीरो का राइट हैंड मैन बनने का क्रेडिट नहीं ले सकता था। शिशानदन एरिस का शुक्रिया अदा करता है उसे बचाने के लिए और वो उस स्वॉर्ड को उठा लेता है जो दानान ने उस पर फेंकी थी। जब दोनों अपने मिशन की तरफ बढ़ते हैं तो एक बंद दरवाजा आता है। शिशानदन एक हार्ट शेप डायमंड का यूज करता है उस ताले को खोलने के लिए और दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही वो फैसिलिटी के मेन कमरे तक पहुंचते हैं, एरिस
एरिस हैरान रह जाता है ये देखकर कि वहाँ की टेक्नोलॉजी उनके समय से कई गुना आगे है। उसका हैरानी और बढ़ जाता है जब शिशांदन एक लॉकर खोलता है जिसमें 5 एक जैसे दिखने वाले स्वर्ड्स होते हैं और एक स्वर्ड उस सेट में से मिसिंग होती है। ये वही स्वर्ड होती है जो हीरो रूथी के पास है, होली डीमन स्लेयर। एरिस को यकीन नहीं होता कि ऐसे 6 स्वर्ड्स हो सकता है जब हर किताब में लिखा होता है कि होली डीमन स्लेयर एक ही थी। लेकिन शिशांदन उसे बताता है कि ये सारी तलवारें होली डीमन स्लेयर नहीं है और जो तलवार रूथी के पास है वो भी एक नकली तलवार है। वो कहता है कि ये तलवारें सिर्फ पहले हीरो द्वारा इस्तेमाल की गई डिवाइन स्वॉर्ड्स की नकल है और आज के हीरो की आत्मा भी असली हीरो की आत्मा का एक कॉपी है। शिशांदन एरिस को बताता है कि रूथी को वापस एक हीरो बनाने के लिए उसे 2 काम करने पड़ेंगे। पहला, उसे इन 5 तलवारों में से एक रूथी को देनी होगी जो उसके हीरोज ब्लेसिंग को मजबूत करेगी और ड्रग के इफेक्ट को उसके ऊपर से मिटा देगी। दूसरा, उसे वो वजह छीन लेनी होगी जिसकी वजह से रूथी ने हीरो बनना छोड़ दिया। एरिस तुरंत सोचता है कि उसे रेड को हटा देना चाहिए। जैसे ही डीमन उसे एक तलवार देता है, एरिस पागलों की तरह हंसने लगता है। रेड और उसका ग्रुप एक कोर्टयार्ड में पहुंचता है जहां 3 दरवाजे होते हैं। वो लोग फील करते हैं कि शिशांदन उनके आसपास ही है। रूथी अपने आइटम बॉक्स से रेड की लेजेंडरी तलवार निकालती है और उसे वापस दे देती है। थोड़ी देर बाद एक दरवाजा खुलता है और शिशांदन उसमें से रेड के टीचर के रूप में बाहर आता है। रेड गुस्से में आके बिना वक्त गवाए उस पर हमला करती है, लेकिन पता चलता है कि उसने सिर्फ एक इल्यूजन को काटा था। असली शिशांदन इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज करके आसपास छुपा था, लेकिन रीत उसके अटैक को रोक लेती है। रेड तुरंत रीत की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही दोनों डीमन का सामना कर रहे होते हैं, अचानक एरिस उन पर अपना फायर मैजिक अटैक कर देता है। रेड और रीत जल्दी से एरिस के फायर अटैक से बच जाते हैं और रूथी उन सब के आसपास एक मैजिक शील्ड बना देते हैं ताकि आग से बचा जा सके। वो एरिस से कहता है कि अगर वो अभी रुक जाए तो उसे अब भी माफ किया जा सकता है, लेकिन एरिस कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। एरिस और रूथी एक दूसरे पर लाइटनिंग टाइप मैजिक से अटैक करते हैं और दोनों के स्पेल्स बराबर टक्कर के होते हैं। फिर वो दोनों अपनी तलवारें निकालते हैं और एरिस की कोशिश होती है कि बस अपनी तलवार रूथी को छू जाए, लेकिन रूथी सिर्फ अपनी तलवार को घुमाकर एक जबरदस्त तूफान क्रिएट कर देती है जो एरिस और शिशांदन दोनों को पीछे धकेल देता है। एरिस की तलवार टूट जाती है और शिशांदन को रियलाइज होता है कि रूथी की पावर्स तो पहले वाले हीरो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी तिस्से को जमीन से कुछ आने का एहसास होता है और जैसे रेड और रीत उस चीज से बचने की कोशिश करते हैं, फ्लोर टूट जाता है। थियोडोरा एक ड्रैगन पर सवार होकर नीचे से आती है और बिना किसी वार्निंग के रीत पर अटैक कर देती है और उसे स्पिरिचुअल चेन से बांध लेती है। उसके बाद थियोडोरा रूथी पर अटैक करते हैं, लेकिन रूथी उसका अटैक रोक लेती है और पूछते है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। थियोडोरा जवाब देती है कि उसे हीरो को अभी मारना होगा ताकि दुनिया को बचाया जा सके। रूथी कहती है कि उसने कभी भी हीरो बनना नहीं चाहा था, बल्कि उसे जबरदस्ती इस जिम्मेदारी में धकेला गया था। थियोडोरा दोबारा अटैक करते हैं और थोड़ा बहुत रूथी पर भारी पड़ते हैं, ये कहकर कि रूथी अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रही है, जिसकी वजह से कितने लोग तकलीफ में आए हैं और उसे मरना होगा ताकि एक नया हीरो जन्म ले सके। दूसरी तरफ थियोडोरा का ड्रैगन रीत पर पैर रख देता है और रेड अपनी बहन और अपनी वाइफ के बीच में अटक जाता है। रीत तकलीफ में हिलती है और ड्रैगन के पंजे से अपने आप को चुरा लेती है और जोर से चीख कर थियोडोरा को चैलेंज कर देती है। वो कहती है कि लोगों के लिए ब्लेसिंग से सब कुछ नहीं होते और रूथी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सिर्फ एक हीरो बनी रहे और कुछ नहीं, उसकी भी तो खुद की एक जिंदगी है। थियोडोरा कहती है कि लोगों को अपने ब्लेसिंग्स के मुताबिक जीना चाहिए क्योंकि ये भगवान की इच्छा है, लेकिन रीत तुरंत जवाब देती है कि भगवान गलत है। शिशांदन भी इस बात से सहमत होता है और कहता है कि सिर्फ किसी के पास हीरो का ब्लेसिंग होने से वो दुनिया को बचाने लायक नहीं हो जाता। रेड देखता है कि ड्रैगन रीत पर अटैक करने वाला है, तो वो तुरंत आगे बढ़कर उसे मार देता है, लेकिन एरिस इस मौके का फायदा उठाता है और एक बड़ा मेटेलिक क्यूब उन पर फेंकता है, जिससे वो दोनों एक टूटे हुए एलिवेटर में गिर जाते हैं और नीचे चले जाते हैं। रूथी अपने भाई को घायल होते देख घबरा जाते हैं और उसे बचाने के लिए भागती है। थियोडोरा उसके रास्ते में आती है, लेकिन रूथी बिना रुके उसे एक ही अटैक में खत्म कर देती है और आगे बढ़ जाती है। फिर वो शिशांदन से टकराती है जो उस पर अटैक करता है। रूथी की होली स्वॉर्ड उसके अटैक को रोकने में टूट जाती है, तभी जमीन उनके पैरों के नीचे से टूट जाती है और वो दोनों भी नीचे गिर जाते हैं। अब एरिस को लगता है कि वो अपने सपने से सिर्फ एक कदम दूर है। वो हंसी से पागल हो जाता है और कहता है कि अब रेड मर चुका है और वो जिंदा है। इसका मतलब है कि रूथी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा और उसे उसके साथ ही जाना पड़ेगा। उसकी नजर तिस्से पर पड़ते हैं जो उसके पीछे खड़ी होती है और वो बिना किसी वजह के उसमें एक मिनी टॉर्नेडो से अटैक कर देता है। तिस्से मुश्किल से खड़ी होते हैं और बताती है कि एरिस के जैसे एक पागल आदमी के हाथों हीरो का फ्यूचर नहीं छोड़ा जा सकता। वो कहती है कि रूथी अंदर से सिर्फ एक आम लड़की है और वो अपने दोस्तों को हर हाल में बचाएगी, लेकिन उसके बाद वो गिर जाती है। एरिस एक पागल
विलेन की तरह हंसने लगता है और ये देखकर गॉडविन बहुत गुस्सा हो जाता है। गॉडविन एक स्मोक बॉम्ब फेंकता है और एरिस पर चिल्लाता है कि उसे ये तक समझ नहीं आ रहा कि असल में यहाँ विलेन कौन है, लेकिन एरिस बिना किसी देरी के उसे गोली मार देता है। तीसरे का पेट स्पाइडर आगे बढ़ता है उसे बचाने के लिए, लेकिन एरिस बिना किसी हेजिटेशन के उस पर पैर रखकर उसे कुचल देता है। दूसरी तरफ रेड और रीत एलिवेटर के साथ नीचे गिर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि नीचे दानान है। दानान किसी तरह अपने छोटों से उबर चुका होता है और जानता है कि जब सब लोग ज्यादा सोच रहे हैं तब उसे बस जो हो सके करना है ताकि वो अपने दोस्तों को बचा सके। वो एलिवेटर को देखता है और एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो एक आंधी पैदा करते हैं, एलिवेटर को तोड़ देते हैं और रेड और रीत को ऊपर उठा देते हैं। वो दोनों एरिस के सामने वाले फ्लोर पर आ जाता है और एरिस ये देखकर पागल हो जाता है। वो गुस्से में एक बड़ी सी लाइटनिंग स्पेयर से उन पर अटैक करता है, लेकिन रेड सीधा उसकी तरफ भागता है जबकि रीत उसको मैजिक बल्ब्स देती है। रेड बिजली का झटका बर्दाश्त करता है, लेकिन रीत पूरा डैमेज ले लेते हैं। एरिस को लगता है कि अब वो अपने हाथों से रेड को मार सकता है, लेकिन जैसे ही वो स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है उसे महसूस होता है कि उसके हाथ स्पाइडर के जाल से बंधे हुए हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता और रेड एक ही अटैक में उसका हाथ काट देता है, फिर एक और अटैक से उसे नीचे गिरा देता है। एरिस चीखकर मदद मांगता है। शिशांदन को बुलाने लगता है कि उसके हाथ वापस जोड़ दे ताकि वो मैजिक यूज कर सके, लेकिन अब कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता। अपनी आखिरी सांसों में उसे एहसास होता है कि उसने हीरो की सेवा करने की कसम खाई थी, लेकिन असल में सिर्फ उसे तकलीफ ही पहुंचाई और ये सोचकर ही वो पछतावा महसूस करते हुए मर जाता है। दूसरी तरफ नीचे बेसमेंट में रूती शिशांदन के सामने खड़ी होती है, जो कहता है कि रूती इस दुनिया के लिए एक खतरा है और उसे मिटाने की कसम खाता है। वो अपने तलवारों को एक जादुई ऑरा से ढक लेता है और रूती पर हमला करता है, लेकिन रूती सिर्फ अपनी टूटी हुई तलवार से ही उसका अटैक रोक लेती है। वो कॉन्फिडेंट होकर बताती है कि उसे बस एक आम लड़की की तरह अपने भाई के साथ जीना है, लेकिन शिशांदन कहता है कि उसे सब कुछ त्याग करना होगा ताकि वो एक सही हीरो बन सके। रूती उसकी बकवास सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और कहती है कि अब वो गुस्से से भरी हुई है। शिशांदन को एहसास होता है कि रूती की शक्ति अपनी लिमिट पार कर चुकी है और अब वो उसके सामने टिक भी नहीं सकता। रूती सीधा उसकी तरफ भागती है और अपनी पूरी शक्ति से एक पंच मार देती है। शिशांदन अपनी तलवारों से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रूती का एक ही मुक्का उन्हें तोड़ देता है और उसे सुपरसोनिक स्पीड से दूर फेंक देता है। फिर वो शिशांदन की छोड़ी हुई तलवार की तरफ दौड़ती है और उसे उठा लेती है ताकि उसका काम तमाम कर सके। जब शिशांदन टुकड़ों में बत रहा होता है तब भी वो एक मुस्कुराहट के साथ सोचता है कि उसने हीरो को तलवार उठाने पर मजबूर कर दिया है। इसका मतलब है कि अब उसकी ब्लेसिंग और भी ज्यादा शक्तिशाली बनेगी और उस पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेगी। जैसे ही रूती उसका काम तमाम करते हैं वो अचानक से एक इमोशनलेस किलिंग मशीन की तरह बन जाती है। ऊपर वाले फ्लोर पर रेड घायल थियोडोरा का इलाज कर रहा होता है क्योंकि वो अब भी उसे अपना दोस्त मानता है, चाहे उसने पहले उन पर हमला ही क्यों न किया हो। जल्द ही रूती अपनी लड़ाई खत्म करने के बाद बाहर आती है, लेकिन वो काफी उदास लग रही होती है। रेड उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और रूती अचानक रेड पर हमला कर देती है। पर तभी 30 से बीच में आ जाते हैं और उस हमले को अपने ऊपर ले लेती है। वो रूती से कहती है कि उसे अपने प्यारे भाई को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए और फिर बेहोश हो जाती है। रेड हैरान रह जाता है और उसे एहसास होता है कि उसकी बहन अपने होश में नहीं है। वो रीत और गॉडविन से कहता है कि वो तीसरे का ध्यान रखे जब तक वो रूती का ध्यान भटकाता है। जैसे ही रेड एक तरफ जाता है रूती उसका पीछा करती है और फिर से उस पर हमला करना शुरू कर देती है। रेड उसके अटैक रोकता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन रूती किसी तरह से रिएक्ट नहीं करती और लगातार उस पर हमला करती जाती है। रेड की तलवार टूटने लगती है तो वो उसे नीचे रख देता है और अपनी ब्रॉन्ज तलवार निकाल लेता है। रूती फिर से उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन रेड अपनी ब्रॉन्ज तलवार का इस्तेमाल करके उसके हमले को रोक लेता है और उसकी तलवार को फंसा देता है। वो उसका हाथ मोड़कर उसे उसकी तलवार छोड़ने पर मजबूर कर देता है और तभी रूती होश में आ जाती है। वो तुरंत रो पड़ती है जैसे उसे एहसास होता है कि उसने क्या क्या किया है और वो रेड को पकड़ लेते हैं। रेड उसे शांत करता है। दानान और एल्बर्ट भी वहाँ पहुँच जाते हैं जब सारी लड़ाई खत्म हो चुकी होती है और उनकी जोर से बोली गई बातें थियोडोरा को जगा देती है। रीत कहती है कि उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो तीसरे के घाव को भर सके। रूती अपने आंसू पोंछते है और अपने दोस्त की मदद के लिए भागती है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि वो अपनी ब्लेसिंग की शक्ति का यूज नहीं कर पा रही है। वो फिर से रोने लगती है और कहती है कि जो ब्लेसिंग हमेशा उसे लड़ाई करने के लिए मजबूर करती थी जब भी उसका मन नहीं होता था, अब जब वो किसी को बचाना चाहती है तो वो उसे शक्ति नहीं दे रही। थियोडोरा आगे आती है और अपनी पावर से तीसरे को हील करती है। फिर वो रूती से कहती है कि वो उससे माफी नहीं मांगेगी क्योंकि उसे अभी लगता है कि उसका रास्ता सही था। वो कहते हैं कि जब रेड उनकी पार्टी से चला गया था तब सिर्फ एक ही वजह थी कि रूती उनकी ब्लेसिंग ने उसे वापस लाने के लिए जोर नहीं दिया। थियोडोरा को लगता है कि रूती इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी कि उसे एक पार्टी की जरूरत ही नहीं थी। उसके साथ जितने भी लोग थे वो सिर्फ उसके रफ्तार को स्लो कर रहे थे। उसके काम में बोझ बनने की वजह से वो अकेले ही आगे बढ़ सकती थी और अगर जरूरत पड़ती तो डीमन लॉर्ड
लॉर्ड को भी अकेले ही हरा सकती थी। थियोडोरा मानती है कि एक हीरो बनने से तुम एक अकेले और निर्दयी इंसान बन जाते हो, लेकिन फिर भी उसने रूथी को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया ताकि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके। वो एक्सेप्ट करते हैं कि एक हीरो और एक दोस्त के रूप में उसका यकीन तोड़ना एक बड़ी गलती थी, इसलिए वो रूथी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसे मार डाले। लेकिन तभी एल्बर्ट बोल उठता है और थियोडोरा की साइड लेने लगता है। वो कहता है कि चाहे उसने जो कुछ भी किया वो हद से ज्यादा हो गए हो, लेकिन उसने सिर्फ वही किया जो उसे लगता था कि इंसानियत के लिए सही है। वो कहता है कि एक हीरो होने का रास्ता उतना आसान नहीं जितना उसने सोचा था, और लोगों के लिए एक नॉर्मल बात है कि वो अपने लाइफ में खुद से डिसीजन ले सकता है। लेकिन थियोडोरा में अपनी जिम्मेदारियों को अंत तक निभाने की हिम्मत थी, और इसी वजह से वो एक सच्ची हीरो है। एल्बर्ट सबसे रिक्वेस्ट करता है कि वो थियोडोरा की जान बख्श दे, इससे पहले कि कोई इसके ऊपर कुछ कहे तो इससे होश में आ जाते हैं। और रूथी खुश होती है ये देखकर कि वो बिल्कुल ठीक है। रूथी थियोडोरा से कहते हैं कि आज और खून बहाने की जरूरत नहीं है, और वो ये भी बताती है कि अब से वो सिर्फ रूथी बनकर रहेगी, ना कि एक हीरो। रूथी कहती है कि उसने हमेशा ये माना है कि थियोडोरा हीरो बनने के लायक है, क्योंकि वो रूथी से कई पहले से ही दुनिया को बचाने के लिए लड़ रही थी। तभी रेड भी बोलता है कि सिर्फ पावर्स होने से कोई हीरो नहीं बनता, बल्कि एक हीरो वही होता है जिसमें दुनिया को बचाने की सच्ची इच्छा होती है। थियोडोरा ये सुनकर खुश होती है और तय करते हैं कि वो अब ऐसे लोगों के साथ मिलकर डीमन लॉर्ड को हराने निकलेगी जो उसके विचारों से सहमत हो, बिना किसी और पर ये जिम्मेदारी सौंपने के बजाय। जल्दी ही सब लोग अपनी शांत जिंदगी बसाने लगते हैं और रूथी और तेज से हमेशा के लिए सुल्तान शिफ्ट हो जाते हैं। एक दिन वो रेड की दुकान पर आते हैं और तभी बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। अब रूथी अपनी ब्लेसिंग की सुरक्षा में नहीं है, इसलिए वो पहली बार ठंड का असली एहसास कर रही है। रीत उसे अंदर बुलाती है और कहती है कि अगर वो बाहर रही तो उसे सर्दी लग सकती है, लेकिन रूथी खुशी में कहती है कि उसे कभी सर्दी नहीं हुई, इसलिए वो अपनी पहली सर्दी का इंतजार कर रही है। तभी वो तुरंत चीखने लगती है और रेड अपनी कोट उसके ऊपर डालकर उसे अंदर ले जाता है। वो सब मिलकर नाश्ता करते हैं और अब रूथी भी पिज्जा का असली टेस्ट महसूस कर सकती है। जो नई ब्लेसिंग उसे नशे के बाद मिली थी उसका नाम न्यू ट्रूथ है। इस ब्लेसिंग की एक शक्ति है द रूलर, जो दूसरी ब्लेसिंग्स पर काबू पाने की ताकत देती है। इसी का इस्तेमाल करके रूथी अपने हीरो की ब्लेसिंग को दबा सकती है बिना डेविल्स ब्लेसिंग का सहारा लिए। शाम को वहाँ के प्रीस्ट एरिस के लिए एक फ्यूनरल रखता है जिसमें सिर्फ उसके पुराने साथी शामिल होते हैं। चर्च के मुताबिक जब कोई इंसान पुनर्जन्म लेता है तो उसे एक अलग ब्लेसिंग मिलती है जो उसके पिछले जीवन से अलग होती है। रेड ये सोचता है कि शायद अगली जिंदगी में एरिस को एक ऐसी ब्लेसिंग मिले जो उस पर एक बोझ न बने। फ्यूनरल के बाद दानान अपने दोस्तों से कहता है कि वो जल्दी ही थियोडोरा और एल्बर्ट के साथ डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए निकलने वाला है, लेकिन उसे एक चीज समझ नहीं आती, शिशानदन वो होली स्वर्ड्स कैसे पकड़ पाया जो असल में डीमन लॉर्ड को मारने के लिए बनी थी, और ये भी कि आखिर ऐसी 6 एक जैसा तलवारें क्यों थी। तीसरे ये समझाती है कि शायद ये तलवारें आसुरा डीमन के हाथों की संख्या से जुड़ी हो सकती है, जैसे शिशानदन के 6 हाथ थे। लेकिन इससे पहले कि ये सब और ज्यादा उलझ जाए, रेड सबको कहता है कि अब इन चीजों पर सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थियोडोरा का काम है। उसके बाद रेड घर लौटा है जहाँ रीत उसका इंतजार कर रही होती है। वो पिछले कुछ दिनों से परेशान और स्ट्रेस महसूस कर रही थी। उसका मानना था कि दुनिया को हमेशा रेड और उसकी ब्लेसिंग की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब वो किसी और को सही रास्ते पर ले जाने के लिए उसे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन रेड उसे यकीन दिलाता है कि उसकी जिंदगी में सबसे जरूरी सिर्फ रीत ही है। वो उसे गले लगाता है और वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और अपनी सुकून भरी जिंदगी जिएगा। इस तरह रेड और रीत अपनी कहानी का एक हैप्पी एंडिंग पाते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। रूथी भी एक बिल्कुल आम लड़की बन चुकी है और अब वो सुल्तान की एक नई एडवेंचरर के रूप में काम करती है। साथ ही वो अपने भाई की दुकान में भी मदद करती है। रेड, रीत और रूथी एक बड़ी खुशहाल परिवार की तरह साथ रहते हैं, अपनी सुकून भरी जिंदगी जीते और जो भी उनसे मदद मांगने आता है उसकी मदद करते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ इसका पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। कमेंट्स में बताना कि तुम्हें इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। जितना हो सके उतना कमेंट्स करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड मैं जल्दी ही इसका सीजन 2 भी अपलोड कर दूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम ऐसे मजेदार एनिमेस मिस ना करो। एंड अगर तुम्हें मैजिकल या फिर इसेकाई टाइप के एनिमेस पसंद है या फिर हॉरर टाइप के एनिमेस पसंद है तो स्क्रीन पे शो हो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करना। एंड मेरे चैनल पे जाके तुम बाकी के वीडियो चेकआउट भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।